बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की इस एपिसोड में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 50 MCQs को रिव्यू किया था और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर आपने उनको कुछ देख लिया होगा तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आपने ऑलरेडी गो थ्रू कर ली होंगी। तो आज की सब्जेक्टिव पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपके कोर्स से जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें से हम 30 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करें और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इन 30 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद आप अपना सब्जेक्टिव जो पेपर है उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ICMP टेस्ट रीचेबिलिटी? ICMP कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पूछा गया है कि ICMP ये किस तरह इंश्योर करता है एक पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो आपने यकीनन पढ़ा होगा कि डिवाइसेस जो हैं वो क्या करते हैं, ICMP एको मैसेज या एको रिक्वेस्ट भेजते हैं और जिस सर्वर या जिस मशीन को ये ICMP एको रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो सर्वर जब या मशीन रिसीव करता है तो वो दोबारा ICMP एको रिप्लाई भेजता है। और इस तरह से अगर आपकी उस मशीन ने जिसने ICMP एको रिक्वेस्ट भेजी है किसी और वेब सर्वर को, मशीन को, तो वहां से आपको जब रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सर्वर अवेलेबल है और आप वहां तक रीच कर पा रहे हैं। इन केस किसी वजह से आपने उस सर्वर को मैसेज भेजा, ICMP एको रिक्वेस्ट भेजी और वहां से आपको रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो सर्वर अवेलेबल नहीं है। तो यूं दोनों सूरतों में वो सर्वर, वो मशीन अवेलेबल है और इफ नॉट अवेलेबल इन बोथ केसेस हमें पता चल जाता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि रीचेबिलिटी है। एग्जाम्पल, इसकी जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं और आप और जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं एवरीडे लाइफ, वो कौन सी है? पिंग की है, जिसको हम पैकेट इंटरनेट ग्लोबर भी बोलते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड की जो बॉटम की डिपिक्शन है उसमें देखने की कोशिश करें तो एक पिंग मैसेज भेजा गया किसी सर्वर, किसी होस्ट या किसी मशीन को और वहां से फिर वो रिप्लाई नहीं आया। तो यू कैन क्लियरली सी कि देयर इज ए रिक्वेस्ट टाइम आउट। इन केस वी आर कनेक्टेड विद सम सर्वर, तो फिर क्या होगा, जब भी हम किसी को पिंग करेंगे तो हमारे पास पिंग रिप्लाई आता है जिसको हम कहते हैं कि ICMP एको रिप्लाई आया। इन दैट केस अगर रिप्लाई आता है तो हमने पहले बात की है कि हम वहां तक रीच कर रहे हैं। तो यूं ICMP डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि हम कहीं रीच कर रहे हैं किसी सर्वर को, किसी होस्ट को या किसी मशीन को या किसी एप्लीकेशन को, या फिर नहीं कर रहे। तो दिस इज हाउ ICMP ensures our testing reachability. Question number 2. How would you differentiate between TCP and UDP? Let's quickly review. हमें पता है कि TCP और UDP फोर्थ लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं और ये मैसेज को डिलीवर करती हैं, यानी सर्वर टू सर्वर, मशीन टू मशीन, होस्ट टू होस्ट, एंड टू एंड जो है ये हमारा डेटा जो है वो उसको डिलीवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो TCP है इसको कहा जाता है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। मतलब कि बिफोर स्टार्ट सेंडिंग पैकेट्स ये क्या करता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है जिस भी मशीन के साथ या जिस भी रिसीवर ने इसके साथ कनेक्ट करना हो या मैसेज जो है वो रिसीव करना हो। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इट स्टार्ट सेंडिंग पैकेट, कोई प्रायर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा और एक बेसिक और मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। सेकंड जो है वो रिलायबिलिटी है। TCP क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि जो पैकेट भेजा गया, जो डेटाग्राम भेजा गया, जो चंक, फ्रेम या सेगमेंट डेटा का भेजा गया वो वहां पे रिसीवर के एंड पे रिसीव हुआ है और उसके बाद जब रीअसेंबली होती है तो जारी बात है उनका ऑर्डर भी प्रॉपर मेंटेन होता है। तो हम इसको आगे जाके डिटेल में देखेंगे भी कि कैसे जो है वो करेक्ट ऑर्डर मेंटेन होता है। लेकिन UDP के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो गारंटी ऑफ डिलीवरी और द ऑर्डर, राइट। सो अगेन एक दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड जो है वो स्पीड का है कि हाउ एफिशिएंट दीज आर इन द टर्म्स ऑफ स्पीड। TCP की स्पीड स्लो है। आप पूछेंगे इतना अच्छा प्रोटोकॉल स्लो क्यों है? इसलिए इसने एरर चेक करना है, इसने एक्नॉलेजमेंट लेनी है, यानी पैकेट भेजा उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट आ गई, इसका मतलब यह है कि इट हैज मेड श्योर कि जो पैकेट आपने भेजा वो रिसीव हो गया, एंड देन इट स्टार्ट सेंडिंग द सेकंड पैकेट एंड सो फॉर द थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। जबकि UDP में ऐसा कुछ नहीं होता। UDP ने कोई एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं करना होता। इसने पैकेट भेज दिया, उसके बाद अगला पैकेट भेज दिया, अगला पैकेट भेज दिया और अगला पैकेट भेज दिया। सो दिस इज हाउ UDP behaves without any acknowledgement mechanism. It just keep on sending.
डेटा कंट्रोल की अगर हम बात करें तो टीसीपी के अंदर हमें एक मैकेनिज्म मिलता है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टीसीपी कितना डेटा भेजना है, कितने साइज का भेजना है, और अगर नेटवर्क में कंजेशन है, ये सारी चीजें टीसीपी के अंदर मिलती हैं। टीसीपी प्रोवाइड्स ऑल दीज थिंग्स। फ्लो कंट्रोल है, विंडोइंग है, एरर कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है। But on the other side, the UDP, there is no such data flow control, there is no error control, there is no ingestion control in the network, right? So there is another major difference that we have between TCP and the UDP. If we see some of the practical applications with TCP, web browsing जो हमारी HTTP की traffic होती है, we send email over POP, IMAP और SMTP. We use file transfer protocol, FTP. तो ये सारी की सारी क्या है एप्लीकेशंस टीसीपी साइड की हैं। यूडीपी की अगर हम बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो किसकी हैं? यूडीपी की हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस गिवन बिलो एज पब्लिक और प्राइवेट। कुछ आईपी एड्रेसेस गिवन है हमें और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दीज एड्रेसेस कौन कौन सा जो है वो पब्लिक है। क्विकली देखिएगा, सबसे पहले 192.168.1.101, तो 192.168 सबनेट होता है। ये नेटवर्क हमारा क्या क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। यू एंड आई बेटर नो, इसको हम कॉन्फ़िगर भी करते हैं ऑन आवर लोकल मशीन्स, होस्ट, लैपटॉप्स एंड सो ऑन। A.A.A.A, इट्स अ पब्लिक डीएनएस। मैं और आप अक्सर हमने देखा है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इसी डीएनएस को पिंग करते हैं। इफ द रिसीवर अप्लाई, इट मींस कि आवर इंटरनेट इज गेटिंग थ्रू, वी कैन सेंड एंड रिसीव ग्लोबली। थर्ड देखते हैं 10.0.5.25। तो 10 की जो सबनेट है हमारी वो क्या होती है? प्राइवेट होती है। वी यूज ऑन लैन, ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा। 172.1.6 अगेन ये भी क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, जो कि यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के ऊपर। और 54.182.91.34 ये क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द टीसीपी। ठीक है, अभी कुछ की हमने बात की है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो कुछ अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ मेजर हम क्विकली जरा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि ये क्या कनेक्शन ओरिएंटेड है। बिफोर इट स्टार्ट सेंडिंग एनी पैकेट, इट प्री एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन विद द रिसीवर, जिसके साथ इसने करना होता है। एंड वंस द डेटा सेंट और ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीटेड, इट gracefully terminate the connection. ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्री एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन एंड ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ये दो चीजें किसके साथ? टीसीपी के साथ। सेकंड है, इट हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। दो होस्ट हैं, दोनों ने डेटा सेंड और रिसीव करना है, काइंड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। और थर्ड क्या है? इट्स ए कंप्लीटली रिलायबल। हमने बात की थी कि इट सेंड्स डेटा and then waits for the acknowledgement, and if the acknowledgement is received, it sends the next data and waits for the next acknowledgement. Or if the acknowledgement is not received, if we send the same previous data, ये समझता है कि शायद गुम गया है, डेटा लॉस हो गया, करप्ट हो गया, कहीं ना कहीं मिस हो गया है, तो ये दोबारा वो पुराने वाला जो पीछे पैकेट सेंड किया था, ठीक है, मोस्ट रिसेंट, वो दोबारा सेंड कर देता है। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं इट्स मोर रिलायबल। ये मेक श्योर करता है कि मिल गया, ये श्योर आपने रिसीव कर लिया है, ओके गुड इनफ, देन लेट्स सेंड द नेक्स्ट, राइट। सो इन दिस फैशन इट बिहेव्स मोर रिलायबली। फोर्थ है जी फुल डुप्लेक्स। आपने कम्युनिकेशन का मोड पढ़े होंगे, सिंप्लेक्स है, इसके बाद हाफ डुप्लेक्स है, और उसके बाद फिर क्या? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि यू कैन सेंड एंड रिसीव एट एनी टाइम। द वेरी कॉमन एग्जांपल इज मोबाइल, जहाँ पे मैं और आप रोज बात कर भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं एट द सेम टाइम, right? I'm talking to you, or maybe you are responding at the same time. So I'm speaking to you and I'm listening to you at the same time. So we are sending and receiving at the same time. So TCP is a privilege that it can send and receive at the same time. So both sender and receiver can send data simultaneously. और फिफ्थ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी वैसे, बाय द वे, दैट इज फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के डेटा कितना भेजना है ताकि रिसीवर उसको हैंडल कर सके, वो ओवरवेलम ना हो जाए। और नेटवर्क में कंजेशन होती है, तो अगर सिग्नल मिलते हैं कि नेटवर्क पे कंजेशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। और एमटीयू कम है, ज्यादा है, उस हिसाब से यू जस्ट अडॉप्ट योरसेल्फ। So this is all about the TCP. These are the common features that you and I should remember or get familiar ourselves with these. Question number 5, how does the TCP achieve reliability? तो हम इससे पहले बात करके आए हैं कि पहला पैकेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सेंडर ने पहला पैकेट भेजा और यहाँ पे रिसीवर ने पहले पैकेट को रिसीव तो कर लिया, लेकिन इसके बाद दिस अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर दिस सेंडर ने वेट किया
इस दौरानिए तक सेंडर ने वेट किया और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो देखिए पैकेट 1 जो है वो दोबारा भेजा जा रहा है। ये बात की थी ना, इफ एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड तो पैकेट जो है वो दोबारा भेजा जाएगा। अब ये पैकेट दोबारा भेजा गया है, तो रिसीवर ने यहाँ पे ये पैकेट जो है वो रिसीव कर लिया है। अब रिसीवर ने रिसीव करने के बाद क्या किया है, एक्नॉलेजमेंट भेजी है और जो कि यहाँ पे रिसीव हुई है। सो इफ द एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव्ड तो अब देखिए पैकेट 2 जा रहा है और ये अगेन पैकेट 2 की क्या आ रही है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव हुई है। अब सर्टेनली और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द पैकेट 3, ठीक है, ये तीसरा पैकेट नंबर होगा और दिस गोज ऑन एंड ऑन, राइट। सो इन दिस वे हर पैकेट की एक एक्नॉलेजमेंट आती है दैट इंश्योर्स और दैट कंफर्म्स, ठीक है, द रिसीट ऑफ द डेटा सेंट बाय द सेंडर प्रीवियसली। और उसके बाद एक सिग्नल होता है सेंडर के लिए, यदि पहला डाटा मिल गया है सो प्लीज प्रोसीड विद द नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ TCP achieves reliability. It's more reliable protocol. Question number 6. Define buffer, flow control and window size. ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट हैं TCP के साथ जुड़े हुए हैं। अगेन आप सोच रहे हैं कि TCP हमारी जान नहीं छोड़ रहा, तो नेटवर्किंग में TCP और वैसे ही लेयर और कुछ मॉडल्स हैं और कुछ चीजें हैं जो कि ऑलमोस्ट वेरी वेरी फाउंडेशनल लेवल की हैं। तो वी शुड गेट आवरसेल्फ मोर प्रोफेशनल एंड फेमिलियर ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सेंडर ने डेटा भेजना है और रिसीवर ने रिसीव करना, तो दोनों के पास कोई एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, आप समझ लीजिए टेम्परेरी स्पेस होती है जहां पे ये वो डेटे को प्रोसेस करते हैं या रख सकते हैं आरजी तौर पे तो द टाइम बीइंग। सो बफर इज एक्चुअली द टेम्परेरी मेमोरी sender or receiver can utilize while data transmission, while data communication. Both needs a temporary memory to place the data being sent or being received. ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी। सेकंड क्या है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स के जो सेंडर है वो रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा सेंड ना करे। इट्स समथिंग कि टीचर जो है वो जल्दी जल्दी लिखवा रहा है और बच्चे जो हैं वो उनकी उनकी राइटिंग इतनी इतनी तेज नहीं है, इतनी स्पीडी नहीं लिख रहे। वो क्या करेंगे, वो मिस कर जाएंगे, वो ड्रॉप कर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, टीचर को कहते हैं प्लीज थोड़ा सा स्लो। तो वो फिर टीचर क्या करते हैं, वो फिर आराम आराम से वो डिक्टेशन करवाते हैं। तो वो जो सिग्नल है ये बताने के लिए कि जो रिसीवर हैं वो बेसिकली ना तो ओवरवेलम हो जाए, ना फिर वो डेटा लॉस हो, ना वो उनको सुन सकें, प्रोसेस कर सकें, रिटेन कर सकें, रीजनरेट कर सकें, ठीक है। अब वो क्या है, सेंडर थोड़ा-सा क्या कर रहे हैं, उस जो फ्लो को वो जो डेटा डिलीवर कर रहे हैं, वो जो जो स्पीच, वो नोट्स, जो एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर इट इज़, वो थोड़ा-सा क्या कर लेंगे, थोड़ा-सा उसकी रफ्तार कम कर लेंगे, लाइन बाय लाइन कर लेंगे, थोड़ा-सा पंक्चुएशन पे स्टॉप करेंगे, पास ले लेंगे ताकि वो बच्चे लिख सकें, वो द ऑडियंस, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, ग्रास्प और इवन दे राइट बिफोर द टीचर मूव्स टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो सेंडर क्या करता है, इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि इट डज़ नॉट सेंड द डेटा फास्टर द रिसीवर कैन हैंडल, ठीक है। यानी इतनी जल्दी नहीं कि रिसीवर ने भी पहला डेटा पकड़ा हुआ है और सेंडर ने और भेज दिया है और वो जारी बात है फिर द पैकेट इज गोइंग टू बी लॉस्ट, द डेटा इज गोइंग टू बी लॉस्ट, ठीक है। इफ द रिसीवर कैन नॉट हैंडल एट दैट पेस, दैट स्पीड। और फिर जो है वो क्या है, विंडो साइज, ठीक है। विंडो साइज क्या होता है बेसिकली, अब ये देखिए राइट साइड पे देखिएगा क्या होता है, रिसीवर ने अपनी विंडो साइज जो है वो बताई कि मेरे पास 2500 बाइट्स की, फॉर इंस्टेंस थिंक अबाउट इट, दिस इज 2500 बाइट्स। सो 2500 बाइट्स की मेरे पास विंडो साइज है। आई मीन दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज द स्पेस ऑफ डेटा, दिस इज द कैपेसिटी दैट आई कैन हैंडल एट वंस। तो द सेंडर सेंड्स द फर्स्ट पैकेट जो कि क्या है 1000 ऑक्टेट्स तक है, 1000 बाइट्स तक है। तो ये पहला पैकेट जाता है जो कि 1000 बाइट्स तक है और उसके बाद विंडो साइज जो है वो पीछे कितनी रह जाती है 1500, यानी 25 में से आप अगर 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी कितने रह गए 1500। अगेन जो दूसरा पैकेट है, ये दूसरा जो उसका है डेटाग्राम है या उसका दूसरा पोर्शन है, ठीक है, फ्रेगमेंट है, वो जाता है 1000 से लेकर, यानी 1001 से लेकर 2000 तक। और जब रिसीवर वो रिसीव करता है तो रिसीवर एक्चुअली टोटल कितना रिसीव कर चुका है 2000 और 2500 में से 2000 उसने रिसीव कर लिया, तो उसके पास जो विंडो साइज बाकी रह गई है वो बेसिकली कितनी रह गई है 500, ठीक है। और उसके बाद जो सेंडर को पता चलता है चूंकि 2500 की विंडो थी, 2000 वो सेंड कर चुका है, तो फिर रिसीवर क्या करता है, सेंडर क्या करता है, बाकी की 500 सेंड करता है। तो रिसीवर के पास पूरी यहाँ पे विंडो यूटिलाइज हो चुकी है 2500 की। अब देखिए विंडो साइज कितनी है 0। और उसके बाद वो क्या करता है, बेसिकली इनकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जब इनकी एक्नॉलेजमेंट सेंडर के एंड पे रिसीव हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट जो है वो दोबारा फिर विंडो साइज आपकी क्या हो जाती है
रिफ्रेश हो जाती है और दोबारा फिर जो रिसीवर है वो बेसिकली अपनी विंडो साइज जो है वो अगेन बता देता है कि मेरे पास अब विंडो साइज जो है वो कितनी है, एप्लीकेशन कितना रिसीव कर सकती है और उसके बाद मैंने कितनी एक्नॉलेजमेंट आपको दे दी है और ये प्रोसेस फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो दिस इज हाउ ये फिर चलता रहता है, ठीक है। सो सेंडर एंड रिसीवर बेसिकली दे synchronize with each other based on the window size or the amount of data that can handle that the receiver can store at the same time or the sender can send at the same time, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, विंडो साइज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द नेट और व्हाट आर द इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। तो नेट हमारी क्या होती है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस। होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास जितने डिवाइसेस हैं जिन्होंने ग्लोबली या इंटरनेट पे या पब्लिक नेटवर्क पे जाना है अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, तो उनके पास पब्लिक आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर मेरे घर पे 5 पीसी या 5 लैपटॉप्स हैं और मुझे उन सबको इंटरनेट एक्सेस दिलवानी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 पब्लिक आईपी एड्रेसेस होने चाहिए, राइट। अब पब्लिक एड्रेसेस जो हैं, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो दे आर कॉस्टली है ना। तो अब मैं 5 डिवाइसेस के लिए तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी कंपनीज भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जब उनके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूजर्स होंगे। तो क्या किया जाता है, एक नेट का प्रोसेस होता है। वो नेट का प्रोसेस क्या कहता है कि आपके पास चाहे घर में, ऑफिस में डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स हों, कोई मसला नहीं है। आपके राउटर के पास अगर एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, all you can do is you can use your router's public IP address to let your all computers to go to the public or their request can be sent to public network or that can be received, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। होता कैसे है, जब भी कोई लोकल कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, इन दैट केस हमने कहा कि ये जो कंप्यूटर है .9 ये को रिक्वेस्ट भेज रहा है किसके लिए, google.com के लिए, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट आती है राउटर के पास, तो राउटर क्या करता है, राउटर अपने पास एक टेबल के अंदर, एक नया टेबल होता है, उसके अंदर स्टोर कर लेता है कि मेरे पास 192.168.1.9 ने google.com मांगा है। अब इसके बिहाफ पे राउटर खुद जाता है और वो google.com लेके आता है। अब जब वो लेके वापस आता है तो वो फिर देखता है कि मेरे पास किस कंप्यूटर ने जो है वो ये रिक्वेस्ट भेजी थी, और ये रिक्वेस्ट यकीनन उस वापस उस कंप्यूटर को ही दोबारा भेज देता है। और ये एक कंप्यूटर के साथ नहीं हो रहा होता। थिंक अबाउट इट, वी हैव 10 पीसी एट होम, वी हैव 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड एट इन आवर लैन एट ऑफिस। तो ये राउटर्स हमारी ये काम कर रहे होते हैं। तो नेट की वजह से आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक चाहे पब्लिक आईपी एड्रेस है और वी हैव हंड्रेड्स और इवन मोर देन 100 आईपी एड्रेसेस जो कि हमारे के हैं प्राइवेट के हैं, वो के लैन के ऊपर यूज हो रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखते हैं क्या है। तो सबसे आसान इसको हम कहते हैं स्टैटिक नेट है। स्टैटिक नेट में क्या होता है, आपके पास एक प्राइवेट एड्रेस है, इट्स ओनली वन आईपी एड्रेस जो कि प्राइवेट है, और आपके पास एक ही पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। सो इट्स 1 to 1, इट्स काइंड ऑफ 1 to 1, वन प्राइवेट एड्रेस, एड्रेस ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, वन पब्लिक आईपी एड्रेस। दिस इज स्टैटिक नेट। दूसरी आ जाती है हमारे पास डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में हमारे पास क्या होता है, वी हैव मेनी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, जैसे कि हम ऊपर अभी दिखा भी रहे थे आपको, डिपिक्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्या हैं, प्राइवेट हैं। उनको हम मैप करते हैं किसके साथ, सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। या फिर एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए हम कहते हैं आपके पास एक पूल अवेलेबल है, तो आप उनको मैप कर लेते हैं, लेकिन वो उस पूल के साथ राउटर ये खुद डिसाइड करता है कि कब किसको मैप करना है। और थर्ड जो है वो उसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें एक एडिशनल काम क्या होता है कि पोर्ट नंबर्स भी जो है वो ट्रांसफर होते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं नेट ओवरलोडेड, ठीक है। तो ये था नेट और उसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज राउटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो दो चीजें हमें बतानी है, एक तो ये बताना है कि राउटिंग इनफैक्ट क्या चीज है, किस फिनोमेना का नाम है और क्या प्रोसेस है ये, और स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग में क्या फर्क होता है। देखिए, हमने इससे पहले भी बात की थी कि राउटिंग बेसिकली क्या है कि हमारे जो पैकेट्स होते हैं, जो हम डेटा भेजते हैं नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, और वहां से जो हमें वापस रिसीव होता है, यानी कोई वेबसाइट हम ब्राउज करते हैं और कोई यूट्यूब की वीडियो स्ट्रीम करते हैं या वो व्यू करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई ईमेल सेंड और रिसीव करते हैं। असल में तो ये सारे क्या हैं, सेगमेंट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं, डेटा ग्राम्स हैं, और जिन्होंने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना है। तो ये असल में राउटर ऐसे डिवाइसेस हैं
जो ये डिसाइड करते हैं कि जो पैकेट जाने हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वो किस पैथ के ऊपर जाने हैं, और दूसरा ये सारे पैथ या नेटवर्क्स जो हैं जो राउटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं, लर्न किए हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ताकि बाकी राउटर्स को भी पता चल जाए कि दुनिया भर में नेटवर्क्स कितने हैं और हर नेटवर्क तक जाने के लिए रास्ता कौन सा बेहतर है. So it's a process that involves deciding network paths and sharing that path information between routers. So they actually they are able to send the packets. They are able to forward those packets correctly to the right path until the packet is reached to its destination. ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या हो गया, राउटिंग, डिसाइडिंग कि पैकेट किस पाथ पे जा रहा है, और उसके बाद फिर जो पैथ्स एक राउटर के पास हैं, जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास है, वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा. सेकंड विल एक्सचेंज इट्स इंफॉर्मेशन विद द थर्ड, एंड थर्ड विल एक्सचेंज द सेम विद द फोर्थ, एंड ग्लोबली ये सारे राउटर्स इसी तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, राउटर्स अपनी ये इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रखते हैं, और दूसरे लफ्जों में राउटर्स अपने राउटिंग टेबल्स की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं. ठीक है, सो दैट इज क्वाइट हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब बिटवीन द राउटर्स. सेकंड था जी, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग में क्या फर्क है. तो स्टैटिक जो है वो क्या चीज है, हम खुद कन्फिगर करते हैं मैन्युअली. ठीक है, इट्स SUNI जो कि राउटर के ऊपर जाके कन्फिग करते हैं, मैन्युअली हम कमांड्स लिखते हैं. ठीक है, स्टैटिक राउटिंग की कमांड्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं IP राउट, और उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा कौन सा है, और उसका मास्क क्या है, सबनेट मास्क, और किस इंटरफेस या किस IP एड्रेस के थ्रू हम जो है उस नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं. दिस का स्टैटिक राउटिंग. जबकि डायनेमिक राउटिंग क्या है, अभी हमने बात की है कि राउटर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली एक्सचेंज करते हैं. दे लर्न एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद देम. ठीक है, सो दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस. जबकि स्टैटिक राउटिंग क्या है, इट्स द मैनुअल प्रोसेस. सेकंड, एडॉप्टेबिलिटी. स्टैटिक राउटिंग चूंकि हमने खुद कॉन्फ़िगर की होती है, हम कहते हैं जी इस राउट तक जाओ, इस नेटवर्क तक जाओ, इस इंटरफेस के थ्रू जाओ, या फला नेटवर्क तक जाओ और इस रास्ते से जाओ. सो इसका मतलब ये है कि चाहे जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो चेंज हो जाता है, तो चूंकि हमने स्टैटिकली बताया हुआ, खुद लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा राउटर वही फॉलो करता है. यहाँ जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होती. ठीक है, ये स्टैटिक राउटिंग ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड है. On the other side, dynamic routing is automatically configuring itself. It's automatically converging itself. Router is converging itself automatically or dynamically or at runtime. ठीक है, तो we can say it's automatically updates the or adapts to the network changes. Topological changes जितनी भी आएंगी, राउटर कन्वर्ज करेगा अपने आप को, कन्वर्जेंस के थ्रू से गुजरेगा, और उसके बाद अपना राउटिंग टेबल जो है वो खुद डायनेमिकली अपडेट कर लेगा. जैसे ही कोई ना कोई चेंज हो गया, कोई नया नेटवर्क आएगा, इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में आ गई. कोई नेटवर्क डाउन चला गया या बंद हो गया या एग्जिट कर गया या कोई भी और वजह होगी, तो वो नेटवर्क जो पहले राउटिंग टेबल पे था, मुमकिन है उसकी एंट्री जो है वो फिर वाइप आउट कर दी जाए. ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली डायनेमिकली इनसाइड द राउटर्स. थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी. स्टैटिक राउटिंग में और आप चूंकि खुद कॉन्फ़िगर करते हैं, और हमने बात की कि बड़ी सिंपल सी कमांड है, IP राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, सबनेट मास्क और इंटरफेस, या फिर IP एड्रेसेस राउटर का होगा जो कि यूज करके वहां तक पहुंचेगा. ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. हम जाके ये कमांड लिख लेंगे, एक राउट भी, स्टैटिक राउट भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर होगा, और 10 हो या 20 हो, सब स्टैटिक राउट्स ऐसे ही कॉन्फ़िगर हो सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन इट. इट्स वेरी सिंपल. डायनेमिक राउटिंग में क्या है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, थिंक अबाउट इट. यू नीड टू कॉन्फ़िगर द OSPF. You need to create areas, ABRs, stub areas, hello packets ki timers, authentication, and so on. So there is a lot more involved in it, or it requires a mastery. Okay, you should have a proficiency, or you are more familiar with configuring the routing protocol. So this is a pretty more complex. लास्टली हम देखते हैं, चूंकि स्टैटिक राउटिंग में हमने कहा कि डायनेमिकली कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए नो ओवरहेड ऑन द राउटर प्रोसेसिंग और ऑन द बैंडविड्थ साइड. ऑन द अदर साइड, डायनेमिक राउटिंग में क्या हो रहा है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. राउटर्स एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को डायनेमिकली,
और राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटर्स को नहीं मिल रही है, वो इसको प्रोसेस करके राउटिंग टेबल भी पॉपुलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के राउटर बैंडविड्थ भी कंज्यूम कर रहे हैं और राउटिंग अपडेट्स भी चेंज कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि सीपीयू भी यूज हो रहा है। राउटर्स ने नए नेटवर्क्स लर्न किए हैं तो उसने अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करने हैं, उनको प्रोसेस करना है। तो बैंडविड्थ भी कंज्यूम हो रही है डायनेमिक राउटिंग में, और इसका मतलब यह है कि राउटर की अपने सीपीयू भी कंज्यूम हो रहा है, वो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, so this is pretty much it about the differentiation between the static routing and the dynamic routing. Question number 9. What is the autonomous system? How do routers exchange information within the same autonomous system and with other AIs? Autonomous system क्या है, आप ये समझ लीजिए एक ऐसा नेटवर्क और राउटर्स जो कि कनेक्टेड हैं और वो किसी एक कंपनी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कारपोरेशन, किसी एक एंटिटी के नीचे आते हैं, यानी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में है, उनके कंट्रोल में है। तो इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास ये है, दैट इज 132। एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है दैट इज 900। इसका मतलब ये है ये किसी कंपनी 1 के पास होगा और ये किसी कंपनी 2 के पास होगा। थिंक अबाउट इट, दिस इज अनदर ऑटोनोमस सिस्टम 234। इसका मतलब है ये कोई कंपनी 3 है, कंपनी 4 है, और इसी तरह ये कोई और ऑटोनोमस सिस्टम 58 है। So it means this is company 4 or the company 4 owns this network or operates this network. तो इसका मतलब ये है कि आप एक और चीज देखिएगा कि विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब राउटर अपने ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं राउटिंग की, तो उन प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGPs। इसमें अगर आप देखें OSPF भी क्या है, हमारा IGP है, क्योंकि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर वो राउटर्स हैं सारे OSPF यूज करके एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल या राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सेम इज करेक्ट विद दी AS900, जहाँ पे EIGRP है वो एज एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा है। एंड लाइकवाइज फॉर 234 एंड फॉर AS58। इसका मतलब यह है कि इनसाइड द सेम ऑटोनोमस सिस्टम IGPs काम करते हैं, लेकिन ऐसी भी तो हो सकती है सिचुएशन, और होती है कि ये ऑटोनोमस सिस्टम एक दूसरे से बात करते हैं। तो जब दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के राउटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, और हमने कहा था कि एक एरिया बॉर्डर राउटर होता है जो बाकी दुनिया को एक्सचेंज जो है वो शेयर करता है। ऐसी सूरत में जो प्रोटोकॉल ऐसा काम करते हैं या एक ऑटोनोमस सिस्टम की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ एक्सचेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स आर दी EGP। अब आप यहाँ देखिएगा जरा कि इस AS132 और AS900 इनके दरमियान जो है ये बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल है जो क्या है, EGP है। इसका मतलब यह है कि AS900 और AS234 इन दोनों ने भी जब आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो कौन सा इन्वॉल्व होगा प्रोटोकॉल, EGP। क्वेश्चन नंबर 10, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ IGPs एंड EGPs। हमने भी क्विकली लास्ट एग्जांपल में देखा है, हम सेम वही टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं या उसी का सहारा ले रहे हैं कि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है और एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अगर 10, 12, 20, 50, 100, 200 राउटर्स भी हैं और वो एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम, तो वो क्या होगा, हमारा IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और उसमें कितने प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल विद OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, EIGRP इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ये चार हमारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या करते हैं, दे एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर्स बट विद इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि PTCL के अगर 40 राउटर हैं अपनी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, तो वो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आपस में RIP, OSPF, EIGRP या फिर ISIS यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये कहा था कि अगर ASK या एक ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर्स ने किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर्स के साथ इंफॉर्मेशन यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो वी हैव एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और luckily, unfortunately, in either case, we have only one exterior gateway protocol, and that is Border Gateway Protocol or BGP. ठीक है, so BGP is solely are the only protocol that exchange routing information
between two different or multiple different autonomous systems. Different AS के साथ जो राउटिंग एक्सचेंज उन्हीं इंफॉर्मेशन वो कौन करता है? BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और बेसिकली ये समझ लीजिए कि नेटवर्क या इंटरनेट जो हमारा है, इनफैक्ट जो बड़ा ग्लोबल इंटरनेट है दुनिया का, जिसको हम दी इंटरनेट कहते हैं, BGP is the power that is running the whole show of the global internet. Question number 11 gives some characteristics of BGP, यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताने हैं। अच्छा जी, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि ये दुनिया भर में जो डिफरेंट एएस हैं या ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, उनको एक तो ये इंटरकनेक्ट करता है और एक ये है कि उनके अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो एक आईएसपी के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द प्रोटोकॉल दैट अलाउज डिफरेंट और मल्टीपल आईएसपीज, जिनको आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में दुनिया भर में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके दिस मेक्स द ग्लू ऑन द होल ग्लोबल इंटरनेट। सो इट्स द बिगर प्लेयर और इट्स द ग्लू that is connecting these small networks across the globe to make it the internet. दूसरी बात, ये जो BGP या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड्स दी पॉलिसी बेस्ड राउट। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का क्या मतलब होगा? वी कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दी पैकेट्स कि जी इस टाइप की ट्रैफिक होगी तो हम इस साइड पे फॉरवर्ड करेंगे या ऐसे फॉरवर्ड करेंगे या प्रायोरिटाइज करेंगे या कोई पर्टिकुलर पैथ यूज करेंगे या कोई और मैट्रिक्स यूज करेंगे, और किसी और प्रोटोकॉल की ट्रैफिक होगी या पैकेट्स होंगे, उनको हम किसी और तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो दीज कुड बी डिफरेंट क्राइटेरिया, राइट? जो पॉलिसी है हमारी, ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। दीज कुड बी सेंडर आईपी एड्रेस, दीज कुड बी पैकेट टाइप्स, प्रोटोकॉल टाइप्स और सम अदर्स। सो ये क्या हुआ? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो BGP is the only protocol that allows or enables routers to do such decisions based on certain criteria, जिसको हमने कहा कि क्या है? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। नंबर 3, it uses the TCP। इसका मतलब क्या होगा कि BGP अपने अंडरलाइन क्या यूज करता है? TCP, that is ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड TCP ensures the रिलायबिलिटी। इसे पहले हमने बड़ी डिटेल में देखा। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर BGP TCP यूज ना करे, UDP यूज कर ले तो क्या होगा? ये आपने सोचना है और सोच के आपने वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इस बड़ी पिक्चर को समझ पाए हैं कि नहीं, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया ऑनेस्टली खुद से फेयरली, तो इसका मतलब यह है कि आपको नेटवर्क्स आगे हैं। वरना जरी बात है, गूगल या ChatGPT तो है अवेलेबल, आप उससे जवाब पे निकाल लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको जस्ट कंसिडर इट एज फूड फॉर थॉट, कि आपको थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, एंड यू जस्ट ट्राई टू अप्लाई द थिंग्स यू हैव लर्न। सो इफ BGP यूजेस द UDP इंस्टेड ऑफ TCP, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, 2 से 3 लाइनों का रीजनेबल सा आंसर जो भी आपको समझ आएगा। ठीक है, इसमें गलत सही कुछ भी नहीं है। और इम्पोर्टेंट इज कि आपने क्या समझा इसे, और क्या आपने जो चीजें समझी उनको आप अप्लाई कर सकते हैं इन रियल लाइफ और व्हाइल फाइंडिंग दी solutions for the problems. Question number 12. How does the Routing Information Protocol or RIP differ from the Open Shortest Path First or OSPF protocol? हमें थोड़ा सा कंपेयर करना होगा RIP को और OSPF को। तो क्विकली के कंपैरिजन देख लेते हैं RIP का और OSPF का। The first aspect is KG प्रोटोकॉल टाइप क्या है? RIP is a distance vector. डिस्टेंस वेक्टर क्या मतलब ये है कि ये डिस्टेंस को एज ए मैट्रिक देता है, यानी एक नेटवर्क जो है, जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है, वो सोर्स से कितने हॉप्स दूर है, कितना डिस्टेंस है उसमें, तो इसको वो मैट्रिक बना के ले लेता है। ठीक है, ये बेसिस बना के डिसाइड करता है। जबकि OSPF क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिस्टेंसेस एज ए मैट्रिक, इट यूजेस लिंक स्टेट, जो कि राउटर्स के लिंक्स होते हैं ना, ये उसके ऊपर बेस करता है, ये डिस्टेंस के ऊपर बेस नहीं करता। सेकंड मैट्रिक क्या है? अभी हमने बात की कि उसका जो मैट्रिक है वो क्या है? डिस्टेंस है। और दूसरे जो है OSPF, उनका मैट्रिक इनफैक्ट क्या है? लिंक स्टेट है। थर्ड क्या है जी? स्केलेबिलिटी। रिप जो है वो आमतौर पे कहा जाता है, इवन इसका वर्जन 2 फॉर स्मॉल टू मीडियम नेटवर्क्स, बहुत बड़े नेटवर्क्स नहीं है। मे बी वी कैन रन इट ऑन ऑफिस और कैंपस इनसाइड। ठीक है,
हमारा छोटा सा नेटवर्क हो तो हम रन कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो OSPF है, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन विद स्केलेबल नेटवर्क्स। बड़ी-बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन यूज OSPF, इवन ISPs कैन यूज OSPF। दैट्स अ प्रीटी मच extensive, offers versatile or a diverse features. ठीक है, authentications, hello packets, timers, areas, stub, and so on. There is much more you can do that with USPF. Convergence, रिप की जो है उसके बारे में कहा जाता है कि स्लोली कन्वर्ज होता है। और कन्वर्ज क्या मतलब कि टोपोलॉजिकल चेंजेस आई नेटवर्क्स में, तो प्रोटोकॉल ने किस तरह से बिहेव करना है और वो कितनी जल्दी उन चेंजेस को हजम कर लेता है। यानी जो चेंजेस आई हैं उनके हिसाब से अपने राउटिंग टेबल को कितनी जल्दी वो अपडेट कर सकता है। हाउ क्विकली राउटिंग प्रोटोकॉल अडैप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दी वन टाइम और डायनेमिक टोपोलॉजिकल चेंजेस। OSPF on the other side, it has fast conversions. इधर टोपोलॉजिकल चेंज आई, क्विकली हेलो पैकेट्स हैं वो कुछ सेंड किए थे, कुछ रिसीव किए थे, और बेस्ड ऑन दोज और लिंक स्टेट की जो फिनोमेना है, उनके जो लिंक्स हैं, कौन से अप हुए, कौन से डाउन हुए, इन सारी बेसिस की बुनियाद पे OSPF क्विकली जो है वो कन्वर्ज कर लेते हैं। रिप की हमने बात की थी कि रिप का जो मेट्रिक है वो क्या, डिस्टेंस फैक्टर है। तो ऑप लिमिट कितनी होगी, यानी डेस्टिनेशन मैक्सिमम कितनी दूर हो सकती है एक राउटर से, दैट इज मैक्सिमम 15 हॉप्स। यानी 15 हॉप्स के बाद कोई जो नेटवर्क होगा वो शायद मेरे पास या मेरे राउटर के पास तो ना हो, हाँ मेरे से आगे को रास्ते में राउटर आ रहा है उसके पास हो सकती है, क्योंकि उसका हॉप हो सकता है कम हो गया। उस OSPF में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी 2, 4, 5, 10 हॉप्स जितना मर्जी राउटर दूर हो सकता है, OSPF के बारे में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल कंपैरिजन और कंट्रास्ट बिटवीन द टू। रिप कैसी चीज है, OSPF कैसा है। I deliberately made this question to cover both protocols other than कि जी हम सिर्फ एक करते हैं। तो you come to know what type of protocol RIP is and what features or characteristics OSPF has to offer. Saidin है जी, what makes an IP multicasting difficult? एक फिनोमेना है मल्टीकास्टिंग, वो पूछा गया कि डिफिकल्ट क्यों है। एक होती है यूनिकास्ट, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन एक होती है, ब्रॉडकास्ट 1 to all एक होती है, मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मीन 1 to many, not 1 to 1, not 1 to all। वेरी सिंपल एग्जांपल इज कि आपने फॉर एग्जांपल अगर इस आजिज का, इस तालिब इल्म का चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो ओनली यू पीपल, यू सब्सक्राइबर्स गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है, जबकि यूट्यूब की ऑडियंस तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये है जी मल्टीकास्ट। अब ये डिफिकल्ट क्यों है, देखते हैं जी डिफिकल्ट क्यों है। बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर जो रिसीवर्स या होस्ट कंप्यूटर्स हैं वो डायनेमिकली या तो किसी लम्हे किसी मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं। ये सारे का सारा जो काम है ये किसी भी टाइम पे डायनेमिकली हो रहा होता है। आप देखिए कोई ग्रुप किसी ने ज्वाइन किया, किसी होस्ट ने, तो वो करीबी राउटर को बताता है कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मुझे ये पैकेट्स, ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह की। तो राउटर के लिए उनको हैंडल करना पड़ता है, और फिर जो डायनेमिकली लोग जा रहे हैं वो कहता नहीं, वी डोंट नीड एनी लॉन्गर, हमें अब इससे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस मल्टीकास्ट ग्रुप से एग्जिट कर रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम, ठीक है। राउटर्स के लिए ये कोप अप करना, ये कॉम्बैट करना कि whom to consider or whom not to consider, क्योंकि hosts are coming in and hosts are going out, they are joining or exiting the group dynamically। तो ये सबसे बड़ा जो है ना फिनोमेना, दिस इज मेकिंग दी होल पिक्चर डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। इसके अलावा एडिशनली क्या हो सकता है कि एनी होस्ट कैन सेंड डेटा टू ए ग्रुप। हमने बात की ना कि एक सेंडर होगा और काफी रिसीवर होंगे, नॉट ऑल, नॉट वन। सो एनी होस्ट कैन सेंड डेटा टू अ ग्रुप, मेकिंग ग्रुप मेंबर्स और मेंबरशिप एंड ट्रैफिक कंट्रोल हाईली डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिचुएशन देखिएगा कि आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ये जो साहब है जिनके साथ हमने सोर्स लिखा हुआ है, अगर ये कोई एक मल्टीकास्ट की ट्रैफिक भेजते हैं तो ऑब्वियसली बात है काफी लोगों को मिलेगी। और अगर काफी लोग ही मल्टीकास्ट की ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं तो क्या ख्याल है, सिचुएशन काफी हो जाएगी, थोड़ी सी कोई तूफान की सूरत बन जाएगी। तो ये दूसरा मुश्किल काम है कि एक वक्त में अगर एक से ज्यादा मल्टीकास्ट जनरेटर जो है या जो सोर्स हैं वो अगर डेटा भेज रहे हैं तो फिर मल्टी भेज रहे हैं तो आगे मल्टी को जाना है, तो आप सूरत हाल जो खासी एक्सपोनेंशियल हो सकती है, सब्सटेंशियल हो सकती है। 14. State the main rule of the Internet Group Management Protocol, or IGMP, right? So this IGMP is pretty much different than the IGP.
ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है चीजों में, बट आई बिलीव यू जस्ट मेक सम क्लूज टू डिफरेंशिएट ऑल दोस। ओके, अभी हमने बात की कि जी जो भी होस्ट होते हैं, जो भी होस्ट कंप्यूटर्स हैं, जब वो कोई मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो भी उनके करीब राउटर होता है उसको वो बता देते हैं कि दोस्त हमने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज आप हमें जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी ना, जो ग्रुप हमने ज्वाइन किया है, जिस भी एप्लीकेशन का, जिस भी प्रोटोकॉल का, तो आप हमें क्या करें, इस तरह की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर दिया करें, क्योंकि इंटरनेट पे राउटर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राउटर के पास कोई ना कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, कोई ना कोई डिसाइसिव चीज होगी कि वो डिसाइड कर सके कि मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन और फिर किस ग्रुप को भेजनी है, किस होस्ट को भेजनी है, किस किस होस्ट को भेजनी है। एक राउटर के पास लैन में डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं, 400, 500, 1000, 2000, वो सारे हो सकता है ना। उन्होंने मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन किए हुए हो, 500 में से 200 लोगों ने ज्वाइन किया हो, तो राउटर्स को भी चाहिए ना कोई ऐसा फैक्टर, कोई ना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से वो डिटरमिन कर सके कि मैंने कौन सी मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो है वो किसको फॉरवर्ड करनी है। तो ये जो डिसाइसिव फैक्टर है कि मैंने फैसला करना है एज ए राउटर कि मैंने किसको भेजनी है, वो क्या है, IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। So IGMP ensures that multicast data is sent only where there are interested receivers. Right, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, उसको जरा फोकस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई वीडियो सर्वर है और उसके बाद एक वीडियो क्लाइंट है। Now this client computer is interested to receive the video transmission or the streaming, right? So होता क्या है बेसिकली कि ये जो राउटर 1 है और हमारे पास जो मल्टीकास्ट राउटर है, ठीक है, these are using the PIM. It's a protocol independent multicast. So this protocol basically uses the current routing information or routing infrastructure to forward the multicast traffic. तो राउटर 1 के पास चूंकि सर्वर 1 कनेक्टेड है, इसलिए जो भी मल्टीकास्ट की ट्रैफिक आएगी वो सारी राउटर्स के बीच में एक्सचेंज होगी। Here comes the second part. Now, this router has to ensure that whoever available on the LAN is interested to receive the multicast traffic. इस क्लाइंट ने असल में इस राउटर को बताया वो होगा थ्रू किसके, IGMP। ठीक है, ऊपर हमने बात की थी थ्रू IGMP। तो इस क्लाइंट ने बताया थ्रू IGMP कि आई एम इंटरेस्टेड टू रिसीव the multicast traffic for this application or for this protocol. Now, this router keeps this information for the multicast traffic और जब भी कभी उसको मिलेगी वो अपनी लैन में अगेन इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करता रहेगा। 15. What is reverse path broadcasting or RPB and why it is used? रिवर्स पैथ का मतलब क्या होगा, शायद कोई रास्ता है जो हमें बैक ट्रैक करना है, और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आपको पता ही है, इनफैक्ट वन टू ऑल। और ये आरपीबी भी क्या है और भी क्यों यूज की जाती है तो ये मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है ना, डू नॉट गो विद दिस वर्ड व्हिच इज प्रीटी कंफ्यूजिंग, इट सेज रिवर्स, राइट, जबकि ये क्या चीज है, मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक। तो ये थोड़ा सा आपने ना इस कंफ्यूजन से जरा बचने की कोशिश करनी है, इसे अवॉइड करनी। इसमें होता क्या है कि एक राउटर जो है जब भी वो कोई मल्टीकास्ट की जो ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड करने लगता है, तो वो ये देखता है कि इफ दैट मल्टीकास्ट ट्रैफिक अराइव्स ऑन द इंटरफेस दैट लाइज ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ बैक टू द सोर्स। इसका मतलब क्या होगा कि राउटर इससे पहले कि वो जो उसको मल्टीकास्ट की ट्रैफिक मिलेगी वो आगे फॉरवर्ड करेगा, वो इस चीज को मेक श्योर करेगा जिस सोर्स से ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक आई है वो सोर्स लेजिटिमेट सोर्स है, वो पैथ लेजिटिमेट पैथ है और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो आरपीबी अगर मैं आसानी के लिए कह दूं तो बेसिकली दो चीजें मेक श्योर कर रहा होता है, एक द सोर्स और द जनरेटर ऑफ द मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो एक राउटर रिसीव कर रहा है, सेकंड द पैथ, ठीक है, द नेटवर्क पैथ जो कि बेसिकली उसके थ्रू जो राउटर तक वो इन्फॉर्मेशन आ रही है मल्टीकास्ट की। तो दो चीजें बेसिकली ये एक राउटर वेरीफाई कर रहा होता है। एक टोपोलॉजी देखिएगा नीचे, उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कि मल्टीकास्ट सोर्स जो है वो 10.1.1 है, उसने राउटर 1 को पैकेट भेजा मल्टीकास्ट का, 3 को भी भेजा राउटर 1 ने और 2 को भी भेज दिया। 2 के बाद वो पैकेट गया राउटर 4 के गीगाबिट ईथरनेट 0/1 के ऊपर, और वही मल्टीकास्ट की ट्रैफिक जो है वो R3 के थ्रू जा रही है राउटर 4 पर।
गीगाबिट 0/2 के ऊपर। अब राउटर 2 के ऊपर जो आप अगर देखें तो छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर 10.1.1.0/24 तक यानी इस नेटवर्क तक जाना हो तो इंटरफेस कौन सा है, वो देखिए गीगाबिट 0/1। अब इस राउटर ने देखा कि मुझे इस नेटवर्क तक जाना हो तो मेरा इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट ईथरनेट 01। और वो कौन सा है, वो ये वाला इंटरफेस है, जबकि ये वाला तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इससे ये इसने वेरीफाई किया आरपीबी से। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो आई है ट्रैफिक मल्टीकास्ट की, वो फॉरवर्ड हो जाएगी इस साइड पे। ठीक है, जो R3 से आएगी वो फॉरवर्ड नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स पैथ ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे यूज हुई R4 के ऊपर। और R4 ने ये मेक श्योर किया कि जिस सोर्स से और जिस पैथ से ये ट्रैफिक आई है, क्या वो सोर्स और पैथ वैलिडेट होता है, और वो होता है सिर्फ किस केस में, R4 पे गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन उसके R4 के राउटिंग टेबल में पड़ी हुई है, जो कि उसने रीचेक की है, रीएश्योर की है, और फिर इसको एक्नॉलेज करने के बाद ये डिसाइड किया है कि कौन सी मल्टीकास्ट ट्रैफिक है जो उसने लेनी है और अपने लैन के जो सब्सक्राइबर्स हैं या इंटरेस्टेड होस्ट कंप्यूटर्स हैं उनको फॉरवर्ड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स पैथ ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, क्विकली एक ये भी देख लेते हैं कि यूज क्यों की जाती है। ठीक है, अगर आप नीचे वाली टोपोलॉजी देखें तो दोनों सूरतों से अगर पैकेट फॉरवर्ड कर दिए जाएं तो दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो क्या है, लूप्स आ सकते हैं नेटवर्क में। ठीक है, दिस क्लियरली R1 से R4 और इस 2 और 3 के सारी पिक्चर को सामने रखें, सो दिस क्लियरली मेकिंग अ लूप। ठीक है, एक क्लियर। और दूसरी चीज, R2 भी वही पैकेट दे रहा है और R3 भी वही पैकेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पैकेट क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रही। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं अगर आरपीडी ये एक्टिव नहीं होती, एक्शन में नहीं होती तो। 16. What are the different datagram forwarding techniques in the context of multicasting? डेटाग्राम या आप समझ लीजिए मल्टीकास्ट जो पैकेट हैं उनको फॉरवर्ड करने के जो कुछ तरीके हैं या कुछ फिलॉसफीज हैं या कुछ मेथोडोलॉजीज हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले फ्लड एंड प्रूव, दो लफ्ज हैं, एक फ्लड और एक प्रूव। फ्लड क्या है वो दिखेगा इस टोपोलॉजी में, ग्रीन जो है वो सारा फ्लड है। फ्लड मतलब बहाव हर तरफ। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सोर्स ने एक मल्टीकास्ट फ्लड किया। ठीक है, एक मल्टीकास्ट सोर्स ने मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फ्लड कर दिया। सो एवरीवेयर जहां पे आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल जा रहे हैं, वहां से ये ट्रैफिक होके जा रही है। नाउ थिंक अबाउट राउटर 4, राउटर 6 एंड राउटर 8। ऑल थ्री हैव सम कनेक्टेड सोर्सेस जहां पे वो ट्रैफिक भेज सकते हैं। Maybe they have directly connected with the LANs where they have hosts. Those are interested in the multicast traffic. There are some subscribers there, or there may be another router connected जो कि कहता है कि जी ठीक है, आप मुझे मल्टीकास्ट फॉरवर्ड करते जाइए, राइट। बट थिंक अबाउट इट, R7, ठीक है, R7 को देखिएगा, इसी तरह R5 को देखिएगा, राइट, R3 को भी देखिएगा। नो, दीज routers do not have any subscribers for multicast। इनके पास तो कोई लैन नहीं नजर आ रही, बजाय कोई ऐसी चीज भी नहीं नजर आ रही। सो इन दैट केस ये क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रून का मैसेज भेज देते हैं। पहले आया फ्लड जो कि सबको मिला, और वो राउटर्स जिनके पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है मल्टीकास्ट के, वो क्या कहते हैं, प्रून मतलब सॉरी, डू नॉट सेंड अस बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये हो गया फ्लड एंड प्रून। दूसरी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग, राइट। इसमें क्या होता है कि वी हैव अ राउटर 1 और वी हैव अ राउटर बी। अब ये फिजिकली डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं। थिंक अबाउट इट, राउटर 1 और ए कुड बी इन सिंगापुर, इट कुड बी इन थाईलैंड, कुड बी इन दुबई और समवेयर इन सिडनी। राउटर बी जो है, मे बी इट्स लोकेटेड आर कनेक्टेड समवेयर इन कराची और मे बी इन लाहौर समवेयर। अब क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों थ्रू इंटरनेट आ रहे हैं। इंटरनेट कुड बी लाइक ट्रेडिशनल इंटरनेट, कुड बी सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर्स आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, तब ये हम टोपोलॉजी यूज करते हैं, या तब ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, या ये तब टेक्निक यूज करते हैं मल्टीकास्ट की डेटाग्राम्स को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है
हम मैन्युअली राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं और एक लॉजिकल पाथ जो है, एक लॉजिकल लिंक वो दोनों राउटर्स में डेवलप कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उस लॉजिकल पाथ को यूज़ करते हुए राउटर सारी की सारी मल्टीकास्ट ट्रैफिक एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है? ये जो टनल का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना, टनल ज़ीरो इन फैक्ट, और ये टनल दिखाने की भी कोशिश की गई है, दिस इज़ नॉट अ फिज़िकल टनल, ठीक है? इट्स अ लॉजिकल टनल, इट्स अ लॉजिकल कनेक्शन जो कि ऑर्डिनरी इंटरनेट के थ्रू होके जा रहा है। बट देयर इज़ काइंड ऑफ सेपरेट डेडिकेटेड कनेक्शन दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विदिन राउटर ए एंड बी, और उसके बाद फिर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये सारी मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड वन। और तीसरी जो है वो क्या है, इट्स सीबीडीज, कोर बेस्ड डिस्कवरी, और इसको बाज का सीबीटी भी कहा जाता है, कोर बेस्ड ट्री, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? सो दिस शेयर्स अ कॉमन ट्री। उसमें क्या होता है, एक राउटर शुरू में आता है जिसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, सेंट्रल राउटर होता है। ठीक है? ये कोर आपका राउटर है, आप ये समझ लीजिए, ये सेंट्रल राउटर। अच्छा, यहाँ से बात चली और ये कहता है जी कि मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड करता हूँ। उसके बाद फिर जिस जिस राउटर को ज़रूरत होती है मल्टीकास्ट ट्रैफिक की, वो राउटर क्या करता है, वो साथ में अपने आप को कनेक्ट करता जाता है। ये देखिएगा, इट लुक्स लाइक अ ट्री। ठीक है? और फिर इन राउटर्स के पास आगे क्या होती हैं, लैन्स होती हैं। यू कैन सी देयर, राइट? ये वो कंप्यूटर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं राउटर से थ्रू आईजीएमपी के हमें मल्टीकास्ट की ट्रैफिक चाहिए होगी। 17, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट सर्वर पैराडाइम? हमें देखना है कि व्हाट सेटिंग और सिचुएशन और कॉन्फ़िगरेशंस के क्लाइंट सर्वर जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है? दो लफ्ज हैं, दोनों को क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइंट। क्लाइंट वो होस्ट, कंप्यूटर, मशीन या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट इज ऑलवेज रिक्वेस्टिंग, ये चाहिए, वो चाहिए, स्पेस दे दो, एप्लीकेशन दे दो, फलां चीज दे दो। My machine does not have an IP address, so my computer is requesting to DHCP server कि मुझे एक IP address दीजिए। I do not have the IP address of google.com or youtube.com, and I am or my machine is asking the DNS server to give me the IP address of that website, which I am interested to browse. Client is host computer, a node, a terminal, application, software. It could be anything. It could be an entity that is requesting for information, sources, resources, or any other thing from a server. और सर्वर क्या है? एक ऐसी मशीन जिसके पास डिफरेंट सर्विसेज हैं ऑफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने कहा कि डीएचसीपी सर्वर से मैंने एक रिक्वेस्ट की, मेरे मशीन ने एक आईपी एड्रेस ही है। नो, डीएचसीपी सर्वर बेसिकली क्या है, उसके पास एक आईपी असाइन करने की सर्विस पड़ी। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो कहेगा ये ले आईपी एड्रेस। इफ आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन माय गूगल क्रोम, सो माय गूगल क्रोम एप्लीकेशन इज अ क्लाइंट, और जो कि रिक्वेस्ट एक सेंड हो रही है सर्वर के पास, और सर्वर क्या है यहाँ पे, google.com, और वो फिर हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अगेंस्ट जो भी कीवर्ड्स होते हैं, सर्च के क्राइटेरिया होता है, उसके लिहाज से वो कुछ ना कुछ वेबसाइट्स हमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो लिस्ट कर देता है। ठीक है? लेट्स क्विकली रिव्यू सिंपल डायग्राम के लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं वी हैव अ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, जिसमें कोई एक ईमेल की रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई वेब की रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है ना? वी मे हैव लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, palm devices, or could be fax machines, or could be mobile, Android applications, anything, right? ये सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही होती हैं डिफरेंट मतलब चीज़ों की। जैसे हमने कहा, हमने आउटलुक एक्सेस करनी है, जीमेल एक्सेस करनी है, हमने कोई फाइल एक्सेस करनी है, हमने कोई डेटाबेस एक्सेस करना है, हमने कोई वीडियो कंटेंट एक्सेस करना है। ठीक है? थिंक अबाउट एनीथिंग, राइट? सिंपल एग्जांपल इज द एक्सेसिंग द जीमेल। मेरे सिस्टम ने एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी जीमेल या मेरा इनबॉक्स दे दिया जाए, और सर्वर है जिसके पास ये इनबॉक्स पड़ा हुआ है और ईमेल्स पड़ी हुई हैं, और वो फिर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से कि यूजर ने पासवर्ड क्या दिया गया है, वो पर्टिकुलर इनबॉक्स जो है वो मुझे आपको वापस दिया जाता है। ठीक है? सिमिलरली, जैसे हमने कहा, एज ए क्लाइंट जो है वो मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च करता हूँ, और जो कीवर्ड होंगे वो ज़ाहिर बात है सर्वर के पास जाएंगे, और उस सर्वर में जो वीडियो कंटेंट उन कीवर्ड से रिलेटेड होगा वो फिर रिट्रीव हो जाएगा मेरे आपके यूट्यूब, यानी जो सर्च हमने किया विद इन आवर वेब ब्राउजर। सो दिस इज हाउ
क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो पैराडाइम काम करती है, और ये इंटरेक्शन जो है इट्स वेरी विब्रेंट, वेरी वर्सटाइल एंड वेरी डायनेमिक, एंड वी एक्सपीरियंस इट in every single day. 18. In ATM, how would you differentiate between switch virtual circuit SVCs and permanent virtual circuits यानी PVC? ठीक है, ATM आपने पढ़ा हुआ है asynchronous transmission mode, तो उसके ये दोनों कुछ आप समझ लीजिए बिट्स एंड पीसेस हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दो तरह के वर्चुअल सर्किट्स होते हैं हमारे पास, एक परमानेंट होते हैं और एक स्विच्ड होते हैं। थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कनेक्शन सेटअप के लिहाज से जो परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स हैं, ये बेसिकली चूंकि लफ्ज है ना परमानेंट, इसको अपने जरा ज़हन में रखना है। ये क्या है? दीज कनेक्शंस आर ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड देयर एंड रिमेन अवेलेबल। ठीक है, परमानेंट है ना, इसलिए ये बिल्कुल कॉन्फ़िगर होते हैं और ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट अलबत्ता या एसवीसीज, ये सिर्फ कब आते हैं? ऑन डिमांड आते हैं। जब जरूरत पड़ी, आर्जी तौर पर लिंक कनेक्ट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, और उसके बाद जैसे कम्युनिकेशन खत्म हुई, हो सकता है कि फिर वो लिंक जो है वो लॉजिकल लिंक था, वो टियर डाउन कर दिया गया, और बाद में फिर आपको जब जरूरत पड़ी तो फिर और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए, मुख्तलिफ चैनल यूज करते हुए दोबारा फिर लिंक क्रिएट कर दिया गया। मोर काइंड ऑफ डायनेमिक। ठीक है, जब जरूरत है तब। जबकि पीवीसी क्या है? जरूरत है नहीं है, एक चैनल है, कम्युनिकेशन है, एक पड़ा हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं सिग्नलिंग कि पीवीसीज हैं, उसमें कोई सिग्नल रिक्वायर नहीं होता, चूंकि आपने एक दफा सेटअप कर ली है चीज, आपने प्री कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। एसवीसी में अलबत्ता हमने कहा कि जब डिमांड होगी तब जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, और चूंकि ऑन डिमांड कनेक्शन स्टैब्लिश होना है, तो इसलिए फिर हमें जब जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा तब तब सिग्नल जरूरत होगी। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स सिग्नलिंग every time a connection establishment is required. In the cases of PVC, since we have already pre-established the connection, hence no signaling required. Third, flexibility. PVCs में आप ये समझ लीजिए कि आपने एक फिक्स लाइन जो है वो कनेक्ट कर दी है, एक फिक्स केबल लगा दिया है। नोट दिस इज अ फिक्स्ड पैथ। अब आपने अगर चेंज करना है इसको, तो मे बी आप कनेक्शन भी चेंज करें, जो कि क्या है? अगेन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल लेबलिंग। ऑन द अदर साइड एसवीसी हमने कहा था कि ये डायनेमिक पैथ होता है। आपको पता भी नहीं होता कि आपका और डेस्टिनेशन का कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, और दोबारा जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तब फिर हो जाएगा, तब टीयर डाउन हो गया जब कनेक्शन जब जरूरत नहीं रही। तो ये ऑन एंड ऑफ जब भी जरूरत होगी ये होता रहेगा। ठीक है, और ये क्या है? टोटल डायनेमिक पैथ है। अगर हो सकता है पहली दफा आपने कुछ भेजा हो किसी और टाइम में, तो वो पैथ कुछ और, सेकंड टाइम आपको कुछ और पैथ दे दिया गया हो। ठीक है, यू एंड आई मे बी इट्स कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द बिहाइंड द सीन पैथ की सिलेक्शन किस तरह से हो रही है, बट दिस इज अ डायनेमिक पैथ सिलेक्शन, और डेटा मे बी इन डिफरेंट टाइम्स यूजेस अ डिफरेंट पैथ। जबकि पीवीसीज में क्या है? एक फिजिकल पैथ और डेटा उधर से ट्रांसफर होगा या फिर ट्रैवल होगा। और लास्टली ये है कि इसका टिपिकल यूज या एग्जांपल क्या हो सकती हैं? आपने शायद सुना होगा T1 लाइंस, ये लीज लाइंस, जो कि बैंक्स यूज करते थे पहले आपस में, या बड़ी बड़ी कारपोरेट साइट्स थी वो यूज करती थी। ठीक है, कुछ शायद अब भी करती हूँ। तो ये लीज लाइन की एग्जांपल है ना, वो क्या है? पीवीसीज हैं, यानी एक बैंक की ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच तक डेडिकेटेड लाइन है, और डेटा सारा उसके थ्रू जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है, और वो कनेक्शन स्टैब्लिश है। जब मर्जी आप डेटा भेजें, जाना उसी रास्ते से है, और सिग्नल की जरूरत नहीं है, और वो एक फिक्स पैथ है आपका। ऑन द अदर साइड जो आपके डायल अप कनेक्शंस थे, अब तो खैर अब मैं यूज नहीं करते, लेट 90s तक शायद ये रहे, अर्ली 2000 उसके बाद भी कुछ। तो डायल अप हमारे कनेक्शन देते हैं, वो टेलीफोन का जो नेटवर्क है ना, पीएसटीएन, या इसका जो हमारा पीटीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यूज करते होते थे। और उसमें मुझे आपको पता भी नहीं है, कभी हमारा पैथ कुछ बन रहा होता था, कभी कुछ बन रहा होता था। सेम विद द केस विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, how many ATM quality of service specifications are available? सो एटीएम में तीन किस्म की स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं, तो वो क्विकली जरा देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिहाज से जो पहली स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, वो होती है ABR, यानी अवेलेबल बिट रेट। अच्छा, ये नॉर्मली किसके लिए होती है? डेटा एप्लीकेशंस के लिए, जहां पे आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि डेटा रेट कितना होगा। ठीक है, और बर्स्टी मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है इन द बर्स्ट, राइट? तो वहां पे क्या यूज होती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस की स्पेसिफिकेशन
ABR या अवेलेबल बिट रेट। और ये वही बिट रेट या बैंडविड्थ यूज होगी जो उस वक्त अवेलेबल होगी। ठीक है, अभी हम इसको देखने की भी कोशिश करते हैं। सेकंड जो है वो क्या होती है, वेरिएबल बिट रेट या VBR। वेरिएबल बिट रेट जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये है कि ये कभी थोड़ी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। और ये यूज कहाँ पे होती है, हमारे पास जो कॉम्प्रेस्ड ऑडियोज होती हैं या फिर वीडियोज होती हैं उनमें यूज होती है। और अगेन ये डिपेंड करता है कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम्स के ऊपर। ठीक है, ये लेवल ऑफ कंप्रेशन के ऊपर, ऑडियो कंप्रेस कितनी है, कम है, ज्यादा है। और थर्ड होती है हमारी कांस्टेंट बिट रेट या CBRs। ये नॉर्मल ऑडियो वीडियोस के लिए होती हैं और इनको अगर एक स्पेसिफिक चाहिए हो बिट रेट या बैंडविड्थ तो इनको फिर स्पेसिफिक अलॉट की जाती है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अपनी राइट साइड की जो डायग्राम है। CBR अभी हमने कहा कि ये कांस्टेंट बिट रेट है। अब देखिए जरा, जैसा टाइम राइट साइड पे एक्सपेंड कर रहा है, आप देखते हैं CBR की लिमिट को कुछ कमी बेशी बिल्कुल नहीं हो रही, वो स्टे कर रही है उधर। यानी यहाँ पे जितनी है, यहाँ पे इधर ही इतनी है। ठीक है, सो इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, राइट। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है आप देख रहे हैं इट रिमेन्स द सेम, ये इतनी ही रहती है, इसीलिए इसको कह रहे हैं क्या, ये कांस्टेंट बिट रेट है। ऑन द अदर साइड इसके ऊपर देखिएगा जरा, VBR यानी वेरिएबल बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट इसलिए कि यहाँ पे ये बिट रेट कितना है, बैंडविड्थ ज्यादा है कंपैरेटिवली, यहाँ पे क्या कम है, या फिर थोड़ी ज्यादा हो गई, या फिर कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ी सी क्या है, वेरिएबल बिट रेट है। और थर्ड हमारे पास क्या रह रहती है, ABR अवेलेबल बिट रेट। अच्छा देखिए, CBR ने तो इतना लेना ही लेना है, उसके बाद वेरिएबल कितनी चली गई यहाँ पर, और बाकी ये कितनी बची, ये वाली बची, ये वाली अवेलेबल। इस जगह पे हमारे पास अवेलेबल कम बन रही है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के केस में ये हाई पीक है। अच्छा थोड़ा-सा हम आगे जाके देखते हैं, कुछ आगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कितनी है, ज़्यादा है। उसकी वजह है क्योंकि वेरिएबल ज़रा कम हो गई। एंड सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर वेरिएबल थोड़ी-सी क्या हो गई है, ज़्यादा, इसकी अवेलेबल कम रहेगी। और यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप देख लें आपके पास क्या है, अवेलेबल ज़्यादा हो रही है क्योंकि वेरिएबल जो है वो उसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ कि आप एक स्पेक्ट्रम इसको समझ लीजिए और इसमें तीनों को रख के आप दे सकती हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और अवेलेबल बिट रेट। ये तीनों जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस तरह से काम करती हैं, ये किस तरह से इनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन रियल टाइम एप्लीकेशंस। Question number 20. In the context of ATM, what are key differences between ATM cell and a packet? जी, तो ATM नेटवर्क्स में जो डेटा फॉरवर्ड किया जाता है या जो मैसेज भेजे जाते हैं, वो बजाय वेरिएबल लेंथ साइज के जो पैकेट्स होते हैं, इनमें नहीं भेजे जाते बल्कि फिक्स साइज पैकेट्स या सेल्स होती हैं। असल में तो उनको सेल्स कहा जाता है और ये सेल जो है वो ये फिक्स साइज होते हैं। अभी हम क्विकली देखते हैं कि जो ATM का सेल है वो और जो आमतौर पे हम कहते हैं IP बेस्ड पैकेट्स हैं उनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है। अभी हमने पहली बात की, ATM का जो सेल है वो क्या है, फिक्स्ड साइज सेल है, यानी फिक्स्ड साइज्ड है वो। जबकि पैकेट हमारा IP जो पैकेट होता है वो क्या है, दे आर वेरिएबल इन साइज। ATM में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जो ATM का सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो 53 बाइट्स का होता है। इसमें 48 बाइट जो है वो डेटा हो सकता है जिसको हम पेलोड भी कह देते हैं। 5 बाइट का हेडर होता है। हेडर में आपको पता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं, हार्डवेयर एड्रेसेस यूनिट्स होती हैं, टाइप्स होती हैं और कुछ एरर कंट्रोल और इस तरह की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। पैकेट की ऐसी सिचुएशन नहीं है। पैकेट में डेटा और पेलोड भी होता है, हेडर भी होता है। हाँ अलबत्ता हेडर जो है वो फिक्स साइज होता है, तथा जो पेलोड है या डेटा है वो वेरी कर सकता है। थर्ड, डिले। अब डिले की बात करें तो ATM जो सेल्स हैं वो उनका जो डिले है वो क्या है, प्रेडिक्टेबल है और आमतौर पे कहा जाता है लो डिले है। जो पैकेट है इनमें वेरिएबल डिले है, यानी ऐसा हो सकता है कि जो पहला पैकेट भेजा गया उसका डिले डिफरेंट था, जो दूसरा फ्रेगमेंट भेजा गया उसका डिले डिफरेंट है और तीसरे का हो सकता है बिल्कुल और डिफरेंट हो। ठीक है, सो ये क्या है, डिले जो है वो पैकेट्स फॉरवर्डिंग में थोड़ा सा वेरिएबल है। चौथी चीज देखते हैं कि यूज केस क्या है, ATM सेल्स का यूज केस क्या है। तो दीज आर यूज्ड इन ATM नेटवर्क्स फॉर रियल टाइम ट्रैक। और पैकेट जो है उनका यूज केस एवरीडे हम इसे इंटरैक्ट करते हैं। दिस इज यूज्ड इन पैकेट स्विच नेटवर्क। जिस तरह हमारा IP नेटवर्क्स होते हैं उसमें जहरी बात है हम IP पैकेट्स जो हैं
वो भेजते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं। ये इनका कॉमन यूज है। अच्छा, एक एप्लीकेशन यहाँ हम देख लेते हैं एटीएम सेल के साथ वॉइस और वीडियो कॉल ओवर एटीएम। ठीक है, वॉइस और वीडियो कॉल किसी और प्रोटोकॉल पे भी हो सकती है, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हो सकती है, बट दिस इज प्योरली वॉइस एंड वीडियो कॉल ओवर एटीएम। देयर स्मूथ डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। हम कह रहे हैं ना, डिले बहुत लो है और प्रिडिक्टेबल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है देयर विल बी स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विस। ऑन द अदर साइड जो आईपी पैकेट नेटवर्क हैं, आईपी बेस्ड नेटवर्क हैं जो कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर सेंड और रिसीव करते हैं, दे आर सेंडिंग एन ईमेल और लोडिंग ए वेब पेज ओवर द इंटरनेट। की इनकी कॉमन एप्लीकेशन है। 21. Considering the network performance, what is meant by the delay and what are its types? ठीक है, अब नेटवर्क परफॉर्मेंस को जरा इस फिनोमेना को ज़हन में रखिए और बताइए कि ये जो डिले की हम बात करते हैं ये बेसिकली क्या चीज़ है और उसके बाद इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आसान लफ्जों में हम कहेंगे तो डिले का मतलब क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर ए यूनिट ऑफ डेटा, जो कि एक बिट है। आमतौर पर यूनिट ऑफ डेटा की हम ये कहते हैं ना, तारीख की एक बिट है, और उसके बाद फिर आगे बाइट्स या ऑक्टेट है, उसके बाद फिर आगे केबीज, एमबीज एंड जीबीज एंड टीबीज एंड सो ऑन। सही है, तो कितनी देर लगती है एक बिट, एक यूनिट ऑफ डेटा को ट्रैवल करने में एक नेटवर्क के ऊपर? तो कितना वक्त लगेगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन नेटवर्क तक एक यूनिट ऑफ डेटा को ट्रैवल करने में? तो दिस इज कॉल्ड द डिले। और आमतौर पे जो हम बात करते हैं ना लैंस और वैन्स में, तो वहां पे ये मिली सेकेंड में होता है। और अगर हाई स्पीड नेटवर्क की हम बात करें जिसमें डेटा सेंटर हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वहां पे ये और सेंसिटिव हो जाता है, इवन मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स। तो अब इसकी तीन जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, डिले की टाइप्स कितनी है। देखिए, सबसे पहले ट्रांसमिशन डिले। इसका मतलब क्या होगा, द टाइम इट टुक टू पुश ऑल द बिट्स और यूनिट ऑफ डेटा पैकेट ऑन टू द लिंक। यानी सामान आपने गाड़ी पे लादा है, वो कितनी देर लगी है, ये क्या है, ट्रांसमिशन डिले। सेकंड क्या है, प्रोपेगेशन डिले। आप इसको यूं समझिए कि ये वो वक्त है जो कि लगा है जिसमें क्या किया गया, गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द सिग्नल्स टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। पहले आपने गाड़ी पे सामान लादा, लोड किया, अब गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है और डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है। तो जितने देर में गाड़ी सामान को लेके, ठीक है, वहां पहुंचे डेस्टिनेशन तक, वो टाइम क्या है, प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द सिग्नल्स, जो असल में क्या क्या कर रहे हैं, डेटे को कैरी करके लेके जा रहे हैं, टू ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ऑन द डेस्टिनेशन। थर्ड इज क्यूइंग डिले। अच्छा, ये वो डिले है जो क्या कहलाता है जी, अ पैकेट वेट्स इन अ राउटर्स क्यू बिफोर इट्स बीइंग ट्रांसमिटेड। आप टेलर की विंडो पे खड़े हैं और अभी आप वेट कर रहे हैं, आपके पहले 3 लोग हैं। तो जब आप विंडो में आए तो 10:05 थे सुबह के, और जब बाकी 3 लोगों को टेलर ने सर्व किया और आप टेलर तक पहुंचे तो 10:11 हुए थे। तो आपको 6 मिनट लगे। ये 6 मिनट का वक्फा है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या था, क्यूइंग डिले था। ऐसा नहीं होता कि राउटर को जितने पैकेट्स मिले और सारे उसने एकदम फेंक दिए नेटवर्क के ऊपर के नहीं। इट हैज टू मेक सर्टेन डिसीजन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होता है, राउटर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा होता है, राउटिंग टेबल्स में डिसाइड कर रहा होता है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हो सकती है, ऑथेंटिकेशन हो सकती है, कन्वर्जेंस हो सकती है, हेलो पैकेट्स रिसीव कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ राउटर्स बेसिकली डूइंग एट द सेम टाइम। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो डेटा मैंने आपने सेंड किया है वो राउटर किसी वक्त, किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे थोड़े से पैकेट्स होल्ड कर लेता है और उनकी तरतीब बना के फिर आगे जैसे टाइम मिलता है सेंड करता जाता है। तो वो बेसिकली जितनी देर के लिए वो पैकेट लिंक पे जाने हैं और वो होल्ड करवाया हुआ है, वो टाइम क्या है, क्यूइंग डिले। सो द टाइम इट टेक्स फॉर अ पैकेट to wait in a router's queue before transmission begins. 22. What role do routers play in achieving universal service across network? सबसे पहले तो एक बात ये समझिए, दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो एक जैसे नहीं है। They are not homogeneous networks. Instead, they are heterogeneous networks. उसकी वजह ये है कि उन सब के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं वो डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं, उनके ड्रेसिंग स्कीम डिफरेंट हैं। शायद आपने सबनेटिंग पढ़ी होगी, ये जरूर पढ़ी होगी। सो ऑल दीज आर अ डिफरेंट, सो देयर आर अ डाइवर्स आर अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ डिवाइसेस, कम्युनिकेशन मीडियम, प्रोटोकॉल्स और मे बी सम अदर। तो ये सारी जो चीजें हैं
आखिरकार क्या करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, डिवाइसेस ने, होस्ट कंप्यूटर्स ने, एप्लीकेशंस ने, और असल में क्या होना है, ये पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाना है इन सारे नेटवर्क्स के अंदर। और ये नेटवर्क्स क्या है, ये कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई रेड कलर का है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कोई एक ना एक यूनिवर्सल फिनोमेना होना चाहिए कि ये सारे कंप्लाई कर रहे हों, सारे उसको फॉलो कर रहे हों। जबकि ये दुनिया भर में जो डिफरेंट राउटर्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जो डिफरेंट मीडियम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे असल में तो एक सिंगल लॉजिकल बड़ा सा नेटवर्क बना हुआ है जिसको हम इंटरनेट कह लेते हैं या दी इंटरनेट कह लेते हैं। सो ये हमारे सारे डिवाइसेस जो कि रंग बिरंगे हैं, मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मुख्तलिफ मीडियम यूज करते हैं। इन अदर वर्ड, ये सारे कनेक्टेड हैं, एक ही बड़ा जॉइंट नेटवर्क बना रहे हैं और एक जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करके सारे डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। असल में ये सबको हम इकट्ठा अगर समझे तो ये सारी क्या है, हमारी यूनिवर्सल सर्विस है। और ये राउटर्स की बदौलत ही है जो ये सब छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा डी इंटरनेट बना रहे हैं। राउटर्स प्लेइंग द रोल ऑफ अ ग्लू connecting everything together, such a diverse heterogeneous networks to making a global the internet। एक मिनट के लिए देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे इस डिपिक्शन में 4 नेटवर्क्स दिखाएं, नेटवर्क A, B, C and D। Think about it. There is a host computer in network A and it wants to send an email message to a person or a server or a host to network D। नेटवर्क ए और बी को और या फिर नेटवर्क ए और सी को जो राउटर्स मिलाते हैं आपस में, वो मुमकिन है वो डिफरेंट नेचर्स के हों, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हों, ठीक है। और इसी तरह इस राउटर को जो कि मिड में है, नेटवर्क डी के साथ जो राउटर बेसिकली ये कनेक्शन है, ये मुमकिन है डिफरेंट टोपोलॉजी, डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट कनेक्शंस, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम्स में हो। ये जिस तरह की भी सिचुएशन है, जिस तरह की भी टोपोलॉजी है, जिस तरह के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपका पैकेट जो है वो राउट होके वो पहुंच जाता है डेस्टिनेशन तक, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सर्विस, जो कि किसकी बदौलत है, इन की प्लेयर्स की वजह से, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, राउटर्स। 23. What is the TCP/IP model? Give each layer's name with its core functionality। TCP/IP हमने बात की कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि लेयर 4 के ऊपर काम करता है, लेकिन एक TCP/IP मॉडल भी है जिस लाइक वाईफाई मॉडल जिसकी 7 लेयर्स हैं। अलबत्ता TCP/IP की 4 लेयर्स होती हैं और इट बेसिकली डिफाइंस द इंटरनेट इटसेल्फ और इट डिफाइंस द डेटा how it is transmitted across devices। अच्छा, 4 जो इसकी लेयर्स हैं उसमें सबसे पहली लेयर्स हमारे पास कौन सी होती है, एप्लीकेशन की। देखिए, हम जो भी काम करते हैं, जो भी एज ए यूजर इंटरेक्ट करते हैं, वो हम किसके साथ कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। वेब ब्राउजर इज आवर एप्लीकेशन, ठीक है। इवन आउटलुक इज एप्लीकेशन जो कि प्रोटोकॉल यूज करके फिर ईमेल मैसेज को एक्सचेंज कर रही होती है, ठीक है। सो आर मेन जो इंटरेक्शन है यूजर का वो क्या है, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशंस में हमने क्या एग्जांपल यहाँ पे लिया, HTTP की हो सकती है, मेल की हो सकती है, ठीक है। दिस कुड बी अ फ्यू एप्लीकेशन। सो दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विस टू द एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो ये लेयर बेसिकली उन एप्लीकेशंस को नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आप उसके बाद आते हैं तो आपके पास कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इससे पहले हमने बात भी की है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो एंड टू एंड जो है वो कम्युनिकेशन को, रिलायबिलिटी को और इसके अलावा फ्लो कंट्रोल को और कंजेशन कंट्रोल को, दोनों को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इस लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और एक UDP। और हमने डिटेल में देखा दोनों में फर्क क्या। इट डिपेंड्स कि कभी हमें TCP सूट करता है और कभी हमें UDP करता है, ठीक है। देयर इज नो प्रेफरेंस वन ओवर द अदर कि हम जरूर ये यूज करें या वो करें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग वन स्टाइल फिट्स ऑल, बट इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। थर्ड अगर लेयर हम देखें उसके बाद जो है वो हमारे पास इंटरनेट की लेयर है। और इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर डीलिंग विद दी IP addresses, we are dealing with the packets forwarding based on the destination networks, or we are routing in fact। So internet layer क्या कर रही है, this handles the लॉजिकल एड्रेसेस जिनको हम कह रहे हैं IP एड्रेसेस, वही हमारे लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं।
एक और नाम भी है उनका, वो क्या, प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ठीक है, दूसरे हमारे क्या होते हैं, मैक या फिजिकल, या उनको हार्डवेयर एड्रेसेस भी कहा जाता है। सो इंटरनेट लेयर इन टीसीपी/आईपी मॉडल दैट हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड द राउटिंग ऑफ पैकेट्स। ठीक है, जो पैकेट्स हैं जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने हैं, वो कौन सा अच्छा बेहतर पाथ है, ऑप्टिमम पाथ है जो हम यूज कर सकते हैं इन सेंडिंग और फॉरवर्डिंग दीज पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एग्जांपल्स कॉमन लिखे हुए हैं, आईपी और आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो हमारा ट्रेस राउट या फिर पिंग कमांड भी यूज करते हैं। और लास्ट जो लेयर है वो हमारी कौन सी होगी, या होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। दिस इज लाइक मोर विद द फिजिकल मीडियम या फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, सिग्नल्स, जीरोस एंड वंस। तो ये हमारी क्या 4 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, और कुछ हमने कोशिश की है कि हर एक की कुछ एक एग्जांपल या एप्लीकेशन के साथ साथ देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 24, give the addresses, range, prefix and suffix bits each of the following IP class. क्लास A, B, C और D और इंक्लूडिंग A गिवन है, और हमें बताना है कि इनकी रेंज क्या है। ठीक है, तो क्लास जो A है उसकी रेंज हमें पता है 1 से लेकर 126.255.255.255 तक होती है। उसके बाद जो 127 वाला है वो हमारे पास लूप बैक की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, वो यूजुअली यूज दी आईपी एड्रेस फॉर लूप बैक टेस्टिंग 127.0.0.1। क्लास बी हमारी स्टार्ट होती है 128 से और जाती है 191.255.255.255, यहाँ तक जाती है। और इसी तरह क्लास सी हमारी स्टार्ट होती है 192 से और जाती है हमारी 223 तक। ठीक है, और 224 से लेकर 239 तक हमारी क्लास डी है, और 240 से लेकर 255 तक हमारी क्लास ई है। डी और ई जो है वो मैं और आप यूज नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए होती हैं। ठीक है, वी डू नॉट यूज देम पब्लिकली भी और प्राइवेटली बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं क्लास ए में जो प्रीफिक्स होता है या प्रीफिक्स की बिट्स होती हैं, जिनको आप नेटवर्क आईडी भी कहते हैं या नेटवर्क नंबर की बिट्स भी कहते हैं, वो आमतौर पे 8 होती हैं, और क्लास बी में ये 16 होती हैं, और क्लास सी में ये 24 होती हैं। ठीक है, टोटल आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो है वो 4 बाइट्स का होता है या 32 बिट्स का होता है। इसका मतलब ये है कि क्लास ए में अगर प्रीफिक्स बिट्स 8 हैं तो सफिक्स यानी होस्ट की बिट कितनी होगी फिर 24। क्लास बी में अगर 16 नेटवर्क्स की हैं तो 32 में से 16 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बाकी 16 बची सफिक्स या होस्ट के लिए। और लाइक वाइज फॉर द क्लास सी आगे 24 बिट्स, ये पहली 3 बाइट्स हमने नेटवर्क नंबर को दे दी हैं जो कि दी जाती हैं, तो चौथी आखिरी बाइट जो है वो 8 बिट्स वो किसके लिए होगी, सफिक्स के लिए। ये देखिएगा, अगर हम इसको विजुअली देखना चाहें तो बड़ा आसान है। देखिएगा क्लास 1 जो है उसमें आप देखें तो पहली 8 जो बिट्स हैं वो यूज की गई हैं किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और 3 बाइट्स हैं ये 24 बिट्स हैं वो यूज की गई हैं किसके लिए, होस्ट बिट्स के लिए। लाइक विच फॉर द क्लास बी जो पहली 16 बिट्स हैं वो यूज की गई हैं, 2 बाइट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए, और जो बाकी 2 बाइट हैं वो यूज की गई हैं ये 16 बिट्स होस्ट के लिए। एंड लाइक दिस फॉर द क्लास सी के पहली जो 3 बाइट्स हैं ये 24 बिट्स हैं वो यूज की गई हैं नेटवर्क नंबर के लिए, और जो बाकी 8 बिट्स हैं ये 1 बाइट है वो यूज की गई है फॉर द होस्ट बिट। दिस इज सम आइडिया कि अगर प्रैक्टिकल हम कोई आईपी एड्रेस देखते हैं, जैसे पहला एड्रेस है 10.1.1.1, इसका मतलब यह है कि इसमें जो 10 है वो खाली क्या है, नेटवर्क नंबर है, और जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं ये 24 बिट्स हैं वो राइट साइड वाली वो क्या है हमारे पास सफिक्स या होस्ट की बिट्स हैं या होस्ट का नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्लास ए का कोई भी जो आईपी एड्रेस है वो उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि उसमें नेटवर्क की बिट्स या नेटवर्क नंबर कौन सा है। सिमिलरली अगर कोई आईपी एड्रेस हम देख रहे हो क्लास बी का, लेफ्ट साइड की जो पहली 2 बाइट्स हैं 16 बिट्स हैं वो नेटवर्क नंबर के लिए होती हैं, तो अब देख लीजिए 144.1 ये नेटवर्क नंबर चला गया, और 1.1 जो है वो होस्ट की बिट्स होगी या होस्ट का नंबर या आइडेंटिफिकेशन होगी, तो ये पूरा एड्रेस बनेगा 144.1.1.1, राइट। इसी तरह से बाकी
और लाइक वॉइस फॉर द क्लास सी, कि उसमें पहली 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क नंबर के लिए और सिर्फ चौथी ऑक्टेट राइट साइड वाली बाइट है या 8 बिट्स वो होस्ट के लिए। ठीक है, सो दिस इज जस्ट विजुअलाइजेशन कि हाउ डू वी सी these addresses for each class A, B, and C, or the respective number of bits for the prefix and suffix. 25. Why must a protocol address be translated into a hardware address before a packet is transmitted? यानी क्या जरूरत है कि हम एक प्रोटोकॉल जो एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, उसको हम हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस या मैक में कन्वर्ट करें। अच्छा देखिए, जो आईपी एड्रेस है ना, उसको हम कहते हैं लॉजिकल है। तो लॉजिकल एड्रेस जो है ना, वो सिर्फ आपके डिवाइस को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करता है। इट्स काइंड ऑफ आईडी फॉर अ होस्ट और ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन होनी है बेसिकली कैसे होनी है, मैक एड्रेस की बेस के ऊपर। हाँ अलबत्ता किसी कंप्यूटर के पास किसी दूसरे कंप्यूटर का मैक नहीं है, तो पहली बार जो फ्रेम जाएगा वो ब्रॉडकास्ट जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जिसका वो आईपी एड्रेस होगा वही अपना मैक रिस्पॉन्ड करेगा। और वंस ए सिस्टम हैज इट्स मैक फॉर द रिसीवर, तो वो सेंडर क्या करता है, फिर मैक को यूज करते हुए लैन पे बाकी सारी कम्युनिकेशन हुआ करती है। और यही फिनोमेनन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सेंडर है, उसने 10.0.0.2 को कोई मैसेज भेजना है, तो उसको उसका मैक नहीं पता, तो वो फिर क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है हे देयर इज एनीवन 10.0.0.2, और 10.0.0.2 जो है वो फिर बाकी रिप्लाई करता है, बाकी सब जो है वो डिस्कॉर्ड करते हैं पैकेट को, क्योंकि उनका आईपी नहीं है, वो सिर्फ वही आईपी रिप्लाई करता है जो आप भेजते हैं और जो सेंडर ने यहाँ भेजा हुआ है। तो इसलिए .2 ने रिप्लाई किया हुआ है कि हाँ मैं ही हूँ और ये मेरा जो मैक एड्रेस है वो आपको पता है 6 बाइट्स या 48 बिट्स का होता है और हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, BC 1 2 3 4 के साथ ABC वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेक्सा नोटेशन। तो हेक्साडेसिमल में वो अपना मैक एड्रेस देता है और यूं फिर जो है ये मैक एड्रेस यूज करके होस्ट ए या सेंडर बाकी सारी कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर मैक की बुनियाद पे होती है। ठीक है, सो ये बेसिकली अंडरलाइंग कॉज है जिसकी बुनियाद पे हमें बाकी स्टेशंस के या डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस चाहिए होते हैं। सो दिस इज हाउ a MAC address is required for the communication. Question number 26 है, name and briefly describe the 3 basic techniques used for address resolution. तो हम बात कर रहे हैं इससे पहले भी कि ARP जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमारे आईपी एड्रेस को यानी प्रोटोकॉल एड्रेस को मैप करता है विद दी हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस और भी मैक एड्रेस। अब ये जो रेजोल्यूशन होती है यानी किस आईपी के अगेंस्ट कौन सा मैक एड्रेस होना चाहिए, या जो मैपिंग है ये आईपी टू मैक एड्रेस की, ये बेसिकली 3 तरीकों से करता है हमारा सिस्टम। जो सबसे पहला तरीका है उसको हम कहते हैं टेबल लुकअप। आप इसको विंडोज पे खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, उसके बाद ARP स्पेस A टाइप करके देखिएगा, तो आपके सिस्टम के पास जितने एक मैपिंग टेबल होगा यानी कौन कौन से आईपी एड्रेसेस आपके लोकल एरिया नेटवर्क या लैन पे एग्जिस्ट करते हैं एंड व्हाट मैक एड्रेसेस दे हैव, जो कि आपके सिस्टम ने बिल्ड किया हुआ है। आर्क कैशे या आर्क टेबल के नाम से इसको आमतौर पर डिनोट करते हैं या इसको जाना जाता है। तो आर्क कैशे आर्क टेबल आप खुद एक्सप्लोर करके देखिए, फाइंड आउट लेफ्ट साइड पे आईपी एड्रेसेस हैं और राइट साइड पर द रिस्पेक्टिव मैक। और ये तरीकाकार होगा कि जब भी इन फ्यूचर मेरे सिस्टम ने आपके सिस्टम ने किसी को भी मैसेज भेजना होगा लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के ऊपर, तो वो डायरेक्टली इस टेबल में आएगा और देखेगा उसका मैक एड्रेस क्या है और उसके बाद वो फ्रेम में डालेगा कि ये वाला फ्रेम जो है वो डेस्टिन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर। और उसके बाद हमने भी डिटेल में देखा था कि स्विच जो है वो फिर मैक एड्रेस की बेस के ऊपर वो देखता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस मैक क्या है और वो स्विच की किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो वहां से फ्रेम फिर उस जगह को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सेकंड जो मेथड है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन। इसमें क्या होता है, आप ये समझ लीजिए जो मैक एड्रेस होता है वो किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के तहत कंप्यूट होता रहता है। यानी आप ये समझ लीजिए जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y जो हमारा क्या है वो मैक एड्रेस है और x हमारा क्या है वो आप समझ लीजिए प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस है। तो वी हैव आईपी एड्रेस, तो कोई ना कोई पीछे कंप्यूटेशनल लॉजिक होती है जिसकी बुनियाद पे आईपी एड्रेस या प्रोटोकॉल से मैक एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है। और थर्ड जो है वो हम कहते हैं मैसेज एक्सचेंज, राइट। मैसेज एक्सचेंज क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि ईच टाइम किसी क्लाइंट ने किसी को मैसेज भेजना है या किसी को कोई पैकेट या डेटा या फ्रेम फॉरवर्ड करने हैं,
तो वो क्या करता है, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो पूछता है कि ये वाला बंदा कौन है। तो जब ये फ्रेम ब्रॉडकास्ट हुआ सारी लैन के ऊपर, तो देखिए यहाँ इस डिपिक्शन में कि ये क्लाइंट 1 पूछ रहा है हु इज 10.10.10.5। राइट साइड पे अगर आप देखें क्लाइंट 2, 3 एंड 4 वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं उनके पास। तो जो 10.5 है वो क्लाइंट 4 है हमारा, और क्लाइंट 2, 3 जो है इस पैकेट को, इस फ्रेम को रिसीव जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि उनका आईपी नहीं है इसलिए वो डिस्कॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और क्लाइंट 4 जो है वो अपना मैक वापस देगा, यानी अपना मैक एड्रेस जो है वो रिटर्न करेगा क्लाइंट 1 को। और इसके बाद फिर जो सोल्यूशन आता है, यानी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा इस टेबल को बिल्डिंग का होता है, जो हमने इससे पहले बात की है LAN के ऊपर। So these were the 3 techniques used for the address resolution. 27. What is the IP datagram and how it is forwarded to a network? यानी IP datagram क्या चीज है और ये नेटवर्क में कैसे थ्रू होता है। डेटाग्राम से मतलब IP का पैकेट जो होता है। IP पैकेट में जो दो बुनियादी चीजें होती हैं उसमें एक होता है हेडर और एक होता है डेटा या फिर पेलोड। हेडर के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो कुछ बुनियादी चीजें अपनी रूल में रखनी है। वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन की फील्ड होती है, वो 16 बिट्स की होती है। उसके बाद एक फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड होती है, यानी अगर आपने एक ही मैसेज के 10-12 फ्रेगमेंट्स भेजे हुए हैं तो जो पहला पैकेट है या पहला जो फ्रेगमेंट है वो किस ऑफसेट पे पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा पीस है, आसान लफ्जों में कि अगली जब रिसीवर के पास ये सारे पैकेट जाएंगे एक ही मैसेज के, तो वहां इनकी तरतीब कैसे लगेगी, 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है। तो वो क्या है, ऑफसेट की बिट्स या फील्ड होती है। टीटीएल हमने इससे पहले देखा है कि टाइम टू लिव इसकी फील्ड होती है कि ये पैकेट कितने हॉप्स तक जाना है। अगर डेस्टिनेशन नहीं मिलती तो उसके बाद ये डिस्कार्ड हो, वो नंबर ऑफ हॉप्स अलाउड कितने हैं, ये वो वाली फील्ड है। और प्रोटोकॉल की कुछ बिट्स होती हैं। हेडर चेकसम होता है, ये चेकसम जो है जब सेंडर भेजता है मैसेज, तो मैसेज के साथ साथ एक चेकसम सेंडर जो है वो कैलकुलेट करके भेजता है, और रिसीवर के एंड पे जब रिसीवर इसको रिसीव करता है मैसेज को, अगेन वो एक चेकसम खुद कैलकुलेट करता है, और जो मैसेज के साथ चेकसम आया वो और जो रिसीवर ने चेकसम कैलकुलेट किया, बोथ आर कंपेयर्ड। इफ द बोथ चेकसम आर सेम, इसका मतलब यह है मैसेज जो सेंड किया गया है वही मिला है हमें। लेकिन इन केस अगर रिसीवर के एंड पे जो चेकसम कैलकुलेट हुआ है दैट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ चेकसम जो कि सेंडर ने भेजा है, तो ये समझा जाता है कि डेटे में कोई मैनिपुलेशन हुई है, कोई अनवांटेड जो है वो दरमियान में डेटा किसी ने इंटरप्रेट किया है, या उसको इंटरफेयर किया है, या उसको कोई मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, डेटा वो नहीं आया जो कि आना चाहिए था। So something has been done with the data, or some manipulation has been done, or some exploitation has been done through the network while it was traveling. तो ये कुछ जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको हेडर के अंदर याद रखनी है। और एक दो चीज़ें और है, वो ये है कि ज़ाहिर बात है जो होस्ट कंप्यूटर डेटा भेज रहा है वो क्या है, वो सोर्स है और उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, और इसी तरह किसी न किसी होस्ट कंप्यूटर को या किसी और डिवाइस को ये डेटा जाना है। जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो दैट इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी फील्ड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आईपी हेडर या आईपी डेटाग्राम के हेडर में होती हैं। और बाकी जो फील्ड होती है दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअल डेटा है जो मैं और आप भेजते हैं, हमारे जो ईमेल मैसेजेस हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, बाकी वो है डेटा है। ठीक है, ये जो एक छोटा सा पार्ट है ना, अप टू 60 बाइट्स। ठीक है, नॉर्मली 20 से 60 बाइट्स तक हो सकता है, 24, 28, 36 और मे बी 48 और अप टू 60 बाइट्स। तो इतने बाइट्स तक का ही हेडर होता है जिसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गो थ्रू की है। यू मस्ट रिमेंबर एटलीस्ट 3 और 4 फील्ड्स आउट ऑफ दीज। और बाकी जो हमारा क्या होता है डेटा जो कि अप टू 65,536 इतने बाइट्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने जेहन में रखनी है। इससे पहले भी हम बात करके हैं कि राउटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आईपी पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, और उस आईपी पैकेट ने किस डेस्टिनेशन पे जाना है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो राउटर डिसाइड करते हैं कि वो किस जगह एग्जिस्ट करता है और वहां तक जाने का रास्ता क्या है, और यूं सोर्स से लेकर ये डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड किया जाता है थ्रू राउटर्स। सिमिलरली यू एंड आई यूज गूगल मैप्स और जीपीएस, तो हम गूगल मैप को ओपन करके देख लेते हैं कि कहाँ जाना है हमने और वहां जाने का रास्ता क्या है। 28. What information is stored in a routing table and how it is used for forwarding the IP datagram or packet? कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे सारी, और उसी से रिलेटेड जो है वो चीज उसी के ऊपर हम बिल्ड करते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये क्या करते हैं, राउटर्स नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने राउटिंग टेबल के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक राउटर है
उससे नेक्स्ट राउटर कौन सा है, उसके पास कितने नेटवर्क्स हैं, वो उस राउटर ने रिसीव कर लिए या एक्सचेंज कर लिए जब, और फिर सेव कर लिए। राउटर 2 ने भी राउटर 1 से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, राइट से राउटर 3 से ली, लेफ्ट से राउटर 4 से ली, और आगे से राउटर 5 या 6 से ले ली। वो सारे नेटवर्क्स और उनके पास कितने नेटवर्क्स हैं और वहां तक क्या रास्ता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन राउटर 2 ने ले ली, and it will store all these information into its routing table. And this goes on and on and on. For all of the routers, they are connected with the network or through the internet globally. ये काम होता रहता है, ठीक है। अब नीचे एक डिपिक्शन देखिएगा जरा। लेट्स से PC1 ने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई डेटा भेजना है PC2 को। अब PC1 ने जब ये पैकेट भेजा राउटर 1 को, तो राउटर 1 ने देखा कि डेटा किसको जाना है, 12.1.1.2 को। और राउटर 1 ने देखा जब अपने राउटिंग टेबल के अंदर, तो उसने कहा 12.1.1 जो नेटवर्क है वो मैं किसके थ्रू भेज सकता हूँ, 172.16.0.2 को। तो उसने वो पैकेट भेज दिया नेक्स्ट नेटवर्क को, जो कि दरमियान में हमारा राउटर 2 है। राउटर 2 तक ये पैकेट जब आया तो राउटर 2 ने देखा कि ये पैकेट जाना किसको है, 12.1.1.0 वाले नेटवर्क को। तो उसने कहा कि अगर ये पैकेट इस डेस्टिनेशन को जाना है तो आई कैन सेंड इट आउट थ्रू माई इंटरफेस 12.16.1.2, इस इंटरफेस के थ्रू मैं भेज सकता हूँ, राइट। तो उसने जब वो पैकेट फॉरवर्ड किया, वो आप देख सकते हैं 172.16.1.2, इसको जब भेजा, जो कि हमारा क्या है, R3 है, राइट। तो R3 के पास ये पैकेट जब आया तो उसने देखा 12.1.1.0, ये तो क्या है, मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये तो मेरी लैन है, उसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यूं ये डेटा जो है या IP पैकेट वो ट्रेवल करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो दिस इज हाउ कि राउटर जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पैकेट ने किस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाना है और नेक्स्ट हॉप अगला राउटर कौन सा होगा, और वो फिर डिसाइड करता है। और ये सारे राउटर्स ऐसे डिसाइड करते चले जाते हैं यहाँ तक कि हमारा पैकेट जो होता है, ये IP पैकेट, IP डेटाग्राम, वो मूव करके सेंडर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 29, व्हाट इज मेंट बाय द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी इन द IP। देखिए जो IP प्रोटोकॉल है ना, एक चीज याद रखिएगा, ये कहता है कि जी मैं कोशिश करूंगा कि आपका पैकेट जो है वो डिलीवर कर दूं या कर सकूं, बट इट डज नॉट ऑफर एनी गारंटी, ठीक है जी। मैं 100% गारंटी करता हूं आपको कि आपका पैकेट डिलीवर होगा ही होगा, या ये पैकेट बिल्कुल टाइमली डिलीवर होगा, या फिर ये पैकेट इन द सेम ऑर्डर जो है वो डिलीवर होगा। जिस तरह हमने बात की कि एक बड़े ऐसे मैसेज को फिर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंडर एंड के ऊपर और रिसीवर एंड के ऊपर उनको रीअसेंबल किया जाता है, ठीक है, उनकी तरतीब दी जाती है ताकि मैसेज एक्चुअली दोबारा रीजनरेट किया जा सके, दैट वाज सेंट बाय द सेंडर। IP कहता है मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, आई डू नॉट ऑफर एनी गारंटी, मैं बिल्कुल भी ऐसा क्लेम नहीं करता कि 100% मैं आपका डेटा भेजूंगा और बिल्कुल जरूर भेजूंगा विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी लॉस। सो इट डज नॉट इंश्योर रिलायबिलिटी, इट डज नॉट इंश्योर द लॉस्ट ऑफ पैकेट्स, it does not guarantee any duplication or any delay or any out of order packet, जो कि हमने बात की। तो ये सारी चीजें नहीं कह रहा IP, वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं ऐसा कर सकता। सो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि IP does not guarantee, IP all it has to offer is कि I'll carry the data or I can detect and report errors, but I cannot fix those. And finally, her last question, what do you know about the IP encapsulation, fragmentation and reassembly? ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हमें देखने हैं। We should be proficient with these concepts. सबसे पहले देखते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि पाउडर को पकड़ के कैप्सूल के जो 2 हाफ बैग्स होते हैं ना, उनके अंदर डाल के उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कैप्सुलेशन। तो ये काम करने को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। होगा क्या या होता क्या है, सेंडिंग कंप्यूटर क्या करता है, उसके पास एक एप्लीकेशन रन हो रही है, थिंक अबाउट इट्स अ वेब ब्राउजर, HTTP की ट्रैफिक है या कोई आउटलुक एप्लीकेशन खुली हुई है, उसने कोई ईमेल सेंड करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेटा है, सिर्फ एप्लीकेशन ने क्या दिया, डेटा दिया। एप्लीकेशन का जो डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया तो उसने क्या किया, एक सेगमेंट हेडर लगा दिया, उस डेटे के साथ एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी, यानी इनकैप्सुलेशन हो रही है, हम चीजें ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल एप्लीकेशन का जो डेटा है, जो ईमेल का मैसेज है, उसके साथ हम कुछ चीजें और नफी करने जा रहे हैं, वो रिक्वायर्ड है। अगेन हम क्यों कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड है ताकि सेंडर से लेकर डेस्टिनेशन तक वो पैकेट डिलीवर किया जाए। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, सेगमेंट हेडर लगाया, ठीक है। अगेन ये भी हेडर है,
इसके अंदर भी कुछ फील्ड्स होंगी, इसका कुछ साइज होगा, जैसे हमने बात की आईपी का कुछ हेडर होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया उसको। तो ऐसे ही समझ लीजिए सेगमेंटेशन का भी हेडर हुआ। सेगमेंट हेडर जब लगा और उसके बाद ये जो अब एक पैकेट बना एनकैप्सुलेशन या कोई चीज एक बनी, वो कहाँ तक पहुंची? नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने उसके साथ क्या किया? पैकेट हेडर लगा दिया। तो अब जो पैकेट बना है, जो कि नेटवर्क ने पैकेट हेडर लगाया, उसके बाद नेटवर्क ने किसको पास कर दिया? वो पैकेट, इतनी इनकैप्सुलेटेड जो पैकेट है वो किसको मिल गया? डेटा लिंक लेयर को, यानी हमारी लेयर 2 को। और लेयर 2 जो है वो उसने क्या किया? वो चूंकि काम करती है फ्रेम्स के साथ, यानी मैक एड्रेसेस के साथ, तो स्विचिंग होती है वहां पे, तो उसने क्या किया? एक फ्रेम हेडर लगा दी। और ये अगेन कुछ चीजें लगी हैं, डेटा यानी अकेला चला था और उसके साथ कुछ चीजें जो है वो और एड अप हो गई। और यहाँ आने के बाद, डेटा लिंक लेयर तक यहाँ आने के बाद, फ्रेम हेडर लगाने के बाद, अब बात आती है फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर में ये जितनी भी शक्ल बनी है सारे डेटे की, जो भी इनकैप्सुलेटेड पैकेट बना है, इस पैकेट को उसने क्या किया है? जीरोस और वंस में, यानी फिजिकली डेटा सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भेजना शुरू कर दिया है। तो ये बिट्स है वो ट्रेवल करी और यहाँ से ट्रेवल करके वो डेस्टिनेशन से रिसीवर तक पहुंची। तो एक्चुअल डेटा जो है वो इन द टर्म्स ऑफ सिग्नल्स, यानी बाइनरी वंस और जीरोस में या सिग्नल्स में, जैसे ही फिजिकल लेयर पे मूव हुआ, रिसीवर तक पहुंचा। और रिसीवर तक पहुंचने के बाद जो मरला है वो सारा क्या शुरू हो जाएगा? डी इनकैप्सुलेशन का या डी कैप्सुलेशन का, यानी जो चीजें ऐड हुई थी सेंटर साइड पे, वो अब चीजें उतरने शुरू हो गई हैं। तो पहले क्या उतरा? फ्रेम हेडर। और जब फिजिकल लेयर ने डेटा ऊपर वाली लेयर को, डेटा लिंक लेयर को दिया, तो उसने वो फ्रेम हेडर रिसीव किया और उसके बाद आप समझ लीजिए उसको उतार दिया। और उतारने के बाद जो बाकी डेटा था वो पास कर दिया नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने क्या किया? आईपी हेडर या पैकेट हेडर जो है वो रिमूव किया और बाकी डेटा पास कर दिया ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को। और ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंटेशन या सेगमेंट हेडर जो था वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी, वो डिलीट की, रिमूव की, ठीक है, या पॉपअप की। और उसके बाद जो बाकी डेटा सिर्फ बचा था, जिस शक्ल से बेसिकली सेंडर ने शुरू किया ये मरला, या सेंडर की एप्लीकेशन में डेटा एक्चुअली वही दोबारा बन गया और ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो डेटा एक्चुअल जो था वो रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन लेफ्ट साइड पे भी क्या है? कोई एक आउटलुक की एप्लीकेशन है और राइट साइड पे भी क्या है? कोई आउटलुक की एप्लीकेशन है। तो ईमेल जो है वो बेसिकली चली, जब चलने लगी फर्स्ट लेयर पे सेंटर साइड पे, तभी वो एक ईमेल है। और बाकी चीजें जितनी ऐड हुई हैं वहां रिसीवर साइड पे डिलीट हुई हैं, और डिलीट होने के बाद रिसीवर का जो आउटलुक है एप्लीकेशन, वहां पे भी वही ईमेल बन गई है। सो दिस इज हाउ ये सारा जो मरला है सेंटर साइड पे, आपकी साइड पे, आप समझ लीजिए ये क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, चीजें ऐड करनी। और रिसीवर साइड पे ये चीजें जैसे रिमूव होती जाती हैं तो ये उसके रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन या बाज का डीकैप्सुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है। सेकंड इसका पार्ट था जी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। तो अभी हमने बात की है, ऐसा होता है कि हमारे पास जो पैकेट होता है बेसिकली वो बड़ा होता है, जबकि हमारे नेटवर्क की आप समझ लीजिए जो बैंडविड्थ लिमिटेशन है, जिसको आप अक्सर एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। तो अगर एमटीयू जो है फॉर एग्जांपल राउटर का जो है वो लेस है और आपका पैकेट बड़ा है, तो क्या होता है? फिर वो चंक्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2, 3, 4 वगैरह चंक्स बन जाते हैं। इस केस में देखिएगा जो ओरिजिनल आईपी पैकेट है वो क्या है? 2000 बाइट्स का है। ठीक है, 2000 बाइट्स का पैकेट है। आप ये समझ लीजिए हमारा एमटी 1500 बाइट्स का है। तो क्या किया गया? पहला पैकेट जो है वो बनाया गया 1500 बाइट्स का, और बाकी कितने बचे? 500 बाइट्स, तो वो दूसरा पैकेट बना दिया गया। तो यूं ये 2 पैकेट्स बना दिए गए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें से देखनी है वो ये देखिएगा, राइट साइड पे जो टॉप पे डिपिक्शन है या पिक्चर है या इमेज है, उसमें अगर आप देखें तो ऑफसेट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जो 1500 बाइट्स का फ्रेगमेंट वहां पहुंचेगा ना रिसीवर साइड पे, तो चूंकि इसका ऑफसेट 0 है, इसका मतलब है इट शुड बी केप्ट एट द फर्स्ट साइड, एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये पहले नंबर पे रखा जाएगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा पैकेट या फ्रेगमेंट है उसके अंदर क्या सिचुएशन है? ऑफसेट 1500। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेगमेंट ये बता रहा है कि 1500 के बाद इसको रखा जाएगा, और एग्जैक्टली इसने वही आना है। ये इंफॉर्मेशन जो है ना ऑफसेट की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल द पैकेट इज गोइंग टू बी रीअसेंबल्ड। ठीक है, दोबारा तरतीब दिया जा रहा है कहाँ पे? रिसीवर एंड पे। ठीक है, जो हमारे वसूल कनिंदा है असल में, दूसरे लफ्ज़। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन कि एमटीयू साइज अगर ज्यादा नहीं है, वो कम है, और हमारा पैकेट बड़ा है या बहुत बड़ा है, तो उस पैकेट्स को फिर डिवाइड करके छोटे छोटे चंक्स में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और उनकी जो नंबरिंग है, लेबलिंग है, या जो उनकी आईडीज है, या एक सॉर्टिंग ऑर्डर है, वो लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑफसेट एड्रेसेस या ऑफसेट बिट्स। और ये ऑफसेट बिट्स हैं
वो रिसीवर के एंड पे पहुंच के फिर दोबारा रीअसेंबली में वाइटल या पिवटल रोल प्ले करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। और थर्ड चीज अभी हमने देखी कि रीअसेंबली क्या है। जब रिसीवर के एंड पे डेटा पहुंच गया, वो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में था। एक ईमेल मैंने आपको लिखी, आपने मुझे भेजी, तो क्या हुआ, एक ईमेल हो सकता है वो इतनी बड़ी हो कि 6 पैकेट्स या 6 फ्रेगमेंट्स में आई हो। तो लाजमी बात है ना, उनको फिर उसी तरतीब से रखा जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि वो ईमेल जनरेट हो और बिल्कुल वही शक्ल हो जिसे आपने भेजी थी। वरना कोई अगर मैसेज ऊपर नीचे रख दिया गया तो यूँ लगेगा कि कोई तरतीब नहीं है, बेहंगम सा मैसेज है, पता नहीं शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है जो आपने मुझे मैसेज भेजा है। तो यही पूछूँगा ना मैं खुदा न खास्ता कि तबीयत ठीक है, नींद पूरी है? कि इस मैसेज की कोई समझ नहीं आ रही मुझे, ये आप ही तर्जुमा कर दीजिए, ठीक है? या बता दीजिए कि क्या लिखा आपने, तो मेरी समझ से तो बालात आ रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे जब फ्रेगमेंट्स बने तो ऑफसेट, अभी हमने बात की कि ऑफसेट जो है वो हमने रखे या हमारे सिस्टम ने इनके ऑफसेट सेलेक्ट कर दिए, और जब रिसीवर साइड पे पहुंचे तो ऑफसेट को देखते हुए ये देखिए पहला जो पैकेट था फ्रेगमेंट वो कितना था, 1500 बाइट्स। ऑफसेट 0 था इसलिए वो शुरू में रखा गया। दूसरा जो फ्रेगमेंट था उसका ऑफसेट क्या था, 1500। तो इसका मतलब यह है कि 1500 बाइट्स के बाद दूसरा फ्रेगमेंट रखा गया, 500 वाला। और यही बेसिकली डेटा 2000 बाइट्स का जो हमने भेजा था इससे पहले वाली स्लाइड में, वही हमने असेंबल कर लिया है और दोबारा उसको सॉर्ट या अरेंज कर लिया, रीअरेंज कर लिया इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन इट वाज सेंट बाय द सेंडर, बट इट हैज बीन रीअसेंबल्ड एट द रिसीवर साइड। ठीक है, रिसीवर ने इसको, या रिसीवर के जो टीसीपी प्रोटोकॉल स्वीट है उसने इसको रीअसेंबल कर लिया है, और रीअसेंबल करने के बाद एप्लीकेशन को पॉज ऑन कर दिया है, और अब एप्लीकेशन जो है वो डेटा उसी तरह जो भेजा गया है उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, डिस्प्ले कर सकती है, रेंडर कर सकती है, या आउटपुट पे कंसोल पे या जो भी डिवाइस है वहां तक भेज सकती है। ठीक है, सो यूँ हमने कोशिश की है कि 30 क्वेश्चंस में मेरा ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कोर टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। बहुत छोटी बड़ी डेफिनेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अहम चीज़ रह गई हो। बहरहाल फिर भी अगर आप महसूस करते हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। कोई सवाल हो आपका तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई रियली अप्रिशिएट कर रहे आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप थ्रू आउट कमिटेड भी रहे हैं, डेडिकेटेड भी रहे हैं, और चीज़ों को दिलचस्पी के साथ सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, मुझे भी बताया करें क्या चीज़ें हैं दैट आई नीड टू कंसिडर इन ऑर्डर टू मोर इम्प्रूव दिस कंटेंट, इट्स प्रेजेंटेशन, इट्स डिलीवरी, इट्स ड्राफ्टिंग। तो इसको ज़रा ऑप्टिमम कर सकूँ ताकि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरा उतरे और आपकी रहनुमाई कर सके। इट मे लीड यू, इट मे हेल्प यू prepare your exam, and it may inspire you to excel your journey, academic journey, especially at VU। और ये मेरा हॉबी है और ये मेरी कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक विद योर रिजल्ट्स। बहुत शुक्रिया। I'll connect you in any other subject in heavier content in the future videos. Till then, take care. खुदा हाफिज and अस्सलाम वालेकुम।